हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम है इंद्रजीत चौधरी, आईजेएससी सर। तो आज अपन बेटा जो जेईई मेंस 2023 का 11 अप्रैल को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, आज उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। पेपर का लेवल क्या था, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के थे, पेपर को सॉल्व पूरा कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें अच्छे से करना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन हमें डायरेक्ट देखते ही करना चाहिए था। उन क्वेश्चन के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। जेईई टॉपिक सबसे सिंपल टॉपिक, फिक्स टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा था। हाँ, इसमें 3D व्यू देखने का जरूरी था। जैसे क्या है कि इसमें क्या बोला बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पी ऑफ ए टावर फ्रॉम द फीट ऑफ द वन पर्सन स्टैंडिंग ड्यू टू साउथ ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंड फ्रॉम एक अनदर पर्सन स्टैंडिंग वेस्ट उसने बनाया 30 डिग्री। तो बेटा उसने पूछा कि हाइट ऑफ टावर इज 5 मीटर है, तो दोनों आदमियों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। सिंपल सा सवाल है बेटा। उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि देखो बेटा एक टावर है जिस ग्राउंड पे है। अब बेटा इसको 3D व्यू देखना पड़ेगा। अब इसके साउथ में एक पर्सन खड़ा है और एक ईस्ट में एक पर्सन खड़ा है। जो साउथ में खड़ा है बेटा वो बना रहा है 45 डिग्री एंगल, और जो ईस्ट में खड़ा है वो बना रहा है बेटा 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बेटा उन दोनों पर्सन की, जैसे एक पर्सन मैं यहाँ बोल देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट पी खड़ा है जो कि इस एंगल पे खड़ा है, एक पॉइंट यहाँ पे है ऐसे। अब ये ध्यान से देखोगे, ऊपर से ग्राउंड से देखोगे तो बेटा ग्राउंड से दिखाई देगा कि ये टावर है। इसके पास में बेटा मैंने ये पर्सन, एक पर्सन इधर खड़ा हो गया और एक पर्सन ईस्ट में इधर खड़ा हो गया। तो जो ये एंगल बना रहा है बेटा, ये एंगल ये 45 डिग्री बन रहा है, और जो ये आदमी बना रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो इन दोनों पर्सन के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ये सिंपल सा सवाल पूछा है, और इसको अपन आराम से इजीली कर सकते हैं बेटा। देखो इसको डिटेल में मैंने करवाया है। देखो बेटा ये इसका ग्राउंड पॉइंट है, ये भी ये टावर दे रखा है, इसके इधर एक पॉइंट पी है, ये पी पॉइंट देखो बेटा यहाँ से 45 डिग्री बना रहा है, ये हो गया। और इधर से क्यू पॉइंट है, जो दूसरा पर्सन है वो यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है। तो हमें पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा देखो इसको अपन ध्यान से देखें, 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी, ए क्यू बी एंड क्यू ए पी। अपन को बेसिकली बेटा सबसे पहले बात करेंगे ट्राइंगल ए बी पी में। तो देखो बेटा ए बी पी में अपने को ये हाइट ऑफ टावर गिवन है, इसका एंगल 45 डिग्री गिवन है। तो क्या इससे अपन एपी लेंथ निकाल सकते हैं। तो बेटा अपने एपी यहाँ से कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। सिमिलरली अपन बेटा बात करते हैं इस ट्राइंगल की, क्यू ए बी की। क्यू ए बी में देखो बेटा ये गिवन है 5, 30 डिग्री। तो इस सिंपल सी कंडीशन से अपने ए क्यू निकालेंगे, कितना आएगा 5√3। तो बेटा देखो अब अपना ट्राइंगल बच गया क्यू ए पी, जो कि बीच में 90 डिग्री होगा, क्योंकि बेटा एक साउथ में है एक ईस्ट में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो बेटा देखो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे अपन 90 डिग्री बनाएंगे, ये आपको गिवन है और ये आपको गिवन है। तो बेटा अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू अपने पास में है, ए की वैल्यू 5, ए के 5√3, दोनों का स्क्वायर किया तो पी क्यू बेटा डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, 1 मिनट या 2 मिनट लग सकती है, लेकिन सवाल सिंपल था, करने लायक था, बच्चों को करना चाहिए था, सवाल इजी था। ये नहीं बोल सकता बहुत टफ था, बट डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं था, ऊपर से थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी था कि ईस्ट वेस्ट का कौन सा पोर्शन बन रहा है। तो बेटा ये सबसे सिंपल सा सवाल था। अगेन नोट्स क्वेश्चन होगा बेटा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अपन नोट्स में ऑलरेडी करते हैं। सिंपल सा देखो बेटा ABCD है, पॉजिटिव रियल नंबर, द मिनिमम एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू पूछे बेटा। जब भी मिनिमम मैक्सिमम आती है तो अपने दिमाग में डायरेक्टली एक चीज स्ट्राइक करती है, EM ग्रेटर देन GM। और बेटा यदि ये स्ट्राइक नहीं करती है तो मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, सिंपल सी बात है बेटा। यदि किसी के दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक नहीं की है, मैक्सिमम और मिनिमम देखने से यदि कोई चीज़ स्ट्राइक नहीं करती है, और स्पेशली इन दीज कंडीशन जिसमें हमें ये वैल्यू निकालनी हो, तो बेटा मतलब आपका मतलब कॉन्सेप्ट आपने तैयार नहीं की है। तो बेटा यहाँ से अपन सिंपल सा निकाल सकते हैं AM ग्रेटर देन GM। अब बेटा अपने को गिवन है ABCD इक्वल टू 11। अब बेटा A की पावर 5, मतलब अपन को A को 5 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो A को 5 पार्ट में ब्रेक कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सा ब्रेक करने का तरीका अपने पास में क्या होता है, A/5, A/5, A/5 बेटा A/5, A/5। और बेटा B क्यूब मतलब B को 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपन B को क्या लिखते हैं बेटा, B/3, B/3 एंड B/3। एज सिमिलर बेटा C² एंड D। और बेटा जब इनको सबको ऐड करेंगे तो देखो क्या आता है बेटा, ये अपने पास गिवन है सारे ग्रेटर देन 0 है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हमने अज्यूम कर लिया बेटा, देखो A को 5 पार्ट में ब्रेक कर लिया, और इधर हमने B को 3 पार्ट में ब्रेक किया और C को 2 पार्ट में ब्रेक किया, और D आपका सिंपल रहेगा। तो इन सबको मैं ऐड करूंगा बेटा, देखो यहाँ पे ऐड किया तो ये बनेगा पूरा A, ये बनेगा B,
ये सी और डी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन गया, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी गिवन है, 11 गिवन है। तो हमने बेटा यहाँ पे सिंपल सा फंडा ए एम ग्रेटर देन जी एम यूज किया है। तो बेटा ये बन गया आपको ऊपर भी ले नीचे भी, ये बेटा बन गया आपका 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इधर क्या बनेगा बेटा, ए 1 2 3 4 ए की पावर 5 बी क्यूब सी स्क्वायर डी अपॉन में बनेगा 5 की पावर 5 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर इंटू 1 की पावर 1/11। तो इधर बेटा 1 है तो दोनों साइड पावर 11 करेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा, ए 5 बी क्यूब सी स्क्वायर डी इज लेस देन इक्वल टू दिस 1। और बेटा दिस 1, और हमें सवाल में ये गिवन था क्या, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कौन से फॉर्मेट में बेटा, इसमें कि 3750 इंटू बीटा लिखा हुआ है, मतलब जो आपका आंसर है इसको 3750 इंटू बीटा, मतलब इसको इससे डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, फिर फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, वरना यहाँ से भी निकाल सकते हो कि 3750 कैसे आ रही है। सेकंड जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अपन कैसे बना सकते हैं, इनको अलग अलग ब्रेक करके भी अपन इसको बना सकते हैं। तो यदि इसका आंसर ये आ रहा है 337500, तो इसको अपन लिख सकते हैं 90 इंटू 3750, कि हमें आंसर पूछा था बेटा, देखो ध्यान से किसका आंसर पूछा था, हमें आंसर पूछा था बेटा 3750 बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब 3750 के इंटू में कौन सी वैल्यू आ रही है वो हमें देखना है। तो बेटा इंटू में क्या आ रहा है 90, तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा 90। इसमें बेटा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत, बट ज्यादा नहीं है, बेसिक ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो बन जाएगा ये। तो बेटा अगले ने पहले बोल दिया फंक्शन आर क्या है, आर टू आर कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करवा रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा क्या होता है, फंक्शन ऑलरेडी अगले ने दिया, बंदे ने आर से आर फंक्शन दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से π/2 एफ ऑफ साइन 2x साइन dx अल्फा 0 से π/4। बेटा देखो यहाँ पे है बेटा π/2 और यहाँ पे π/4 एफ cos 2x और cos x, यहाँ पे sin 2x है। तो बेटा जब भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है इक्वल टू मेरे, तो मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही है कि या तो मैं इन इंटीग्रेशंस की लिमिट कॉमन बनाऊं या फंक्शन कॉमन बनाऊं, तो हमें ये करना पड़ेगा, तो अभी अपन कुछ कॉमन ले पाएंगे कि बेटा अपने पास में फंक्शन है तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका। तो हमें जब भी ऐसा सवाल है जब अपने पास में डायरेक्ट फंक्शन गिवन नहीं हो, तो अपन क्या सोचेंगे कि सर या तो मैं लिमिट बनाऊं तो कुछ कॉमन ले लूं, क्या पता कुछ आगे नया कुछ बन जाए, या फिर मैं फंक्शन सेम बनाऊं तो फंक्शन मेरे पास कुछ ना कुछ बने इस चीज का, अपन उसके बारे में देखते हैं। तो देखो बेटा इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 0 से π/2 एफ साइन 2x साइन x और π/4 से π/2 एफ साइन 2x साइन x dx, इसको बेटा मैंने सेम रखा। तो बेटा हमें पता है सिंपल सी प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स 0 से a एफ ऑफ a dx होती है, तो बेटा मैंने यहाँ पे लगाई 0 से π/4 रहेगी, तो यहाँ पे देखो साइन 2x क्या बन जाएगा, cos 2x बन जाएगा, साइन x बेटा x की जगह क्या लगाई हमने a माइनस एक्स में π/4 माइनस एक्स, ये लो बेटा यहाँ पे हमने यूज कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बेटा देखो इसमें हमने क्या रिप्लेस कर दिया, x इक्वल टू t/4 रिप्लेस कर दिया, वेरिएबल मैंने चेंज नहीं किया। तो बेटा देखो जब साइन 2x की जगह बेटा देखो 2x के रखेंगे बेटा t प्लस π/4 रखेंगे, तो बेटा देखो क्या बन जाएगा 2t प्लस π/2। तो बेटा इसमें रखूंगा 2t प्लस π/2, इसमें रखूंगा तो बेटा साइन π/2 किस में चेंज कर देगा, cos में। तो देखो cos 2t डायरेक्टली आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया t प्लस π/4, इसको एज इट इज सेम रखा, कोई चेंज हमने इसमें नहीं किया। अब बेटा ध्यान से देखोगे तो बेटा देखो सबकी लिमिट भी सेम हो गई, और एक जो फंक्शन है एफ ऑफ cos 2x देखो सब में सेम आ गया, आया कि नहीं आया। तो बेटा इससे हमारा एक सबसे बड़ा फायदा हो गया, देखो हमने क्या लिख दिया 0 से π/4 cos 2x लिख दिया। बेटा इधर क्या बच गया था साइन π/4 माइनस एक्स प्लस साइन x प्लस π/4 प्लस अल्फा cos x। बेटा देखो साइन c प्लस साइन d, आई थिंक सबको पता होगा साइन c प्लस साइन d बेटा क्या होता है, तो उसका हमने फॉर्मूला यूज किया, सोल्व करने से ये क्या आएगा बेटा आपका रूट, इन दोनों को सोल्व करने से बेटा आपका क्या आएगा √2 cos x, और अल्फा cos x बाहर है तो cos x मैंने कॉमन ले लिया। तो बेटा देखो यहाँ से क्या बन गया, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ 0 से π/4 f cos 2x cos x dx। बेटा क्या ये कभी 0 हो सकता है, वो भी इन इंटरवल 0 से π/4 दोनों पॉजिटिव है तो 0 चांस ही नहीं है बनने का। तो बेटा 0 कौन होगा, ये 0 होगा, तो बेटा अल्फा इक्वल टू क्या आएगा -√2। सिंपल सवाल फिर बेटा अगेन, बट हाँ इसमें हमें काम करना पड़ेगा, उसको समझ के आगे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेटा फंक्शन का सवाल है और वो भी कंपोजिट फंक्शन बेटा, और इसमें यूज किया बेटा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों को मिक्स करके इसको सवाल का बनाया। और हमें पता है जब भी कंटिन्यूटी का सवाल आता है बेटा दोनों का ऑप्शन आज तक हर साल ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, दो ऑप्शन कंटिन्यूटी के दो डिफरेंशियबिलिटी, मतलब दोनों मिक्स सवाल, और ये सिंपल है, इसमें फर्स्ट फंक्शन का कंपोजिट पार्ट मिक्स कर दिया। बेटा एफ एक्स आपको दे रखा है x प्लस 1 x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड ऑफ x माइनस 1, जी एक्स आपको सिंपल सा ये दे रखा है। तो बेटा अपने इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा
एफ ऑफ एक्स को हमने जब सोल्व किया तो एक्स लेस देन 0 के लिए ये आएगा, 0 से 1 के लिए 1 माइनस एक्स बन जाएगा, क्योंकि बेटा आपको पता है क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, बेटा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो बेटा देखो ये x इक्वल टू 1 पे क्या बनता है बेटा, आपका 0 बनता है। तो बेटा अपन क्या कर देंगे, x लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए बेटा क्या बनेगा, ये नेगेटिव तो माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा, और बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस 1 डायरेक्टली यही बनेगा। देखो हमने ये डायरेक्टली लिख दिया इसको पार्ट में, जी एक्स बेटा x प्लस 1 और ये 1, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा एफ ऑफ हमें निकालना क्या है, जी एफ ऑफ एक्स, मतलब जी के अंदर एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे। तो अब एफ ऑफ एक्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे, कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। तो बेटा ये फंक्शन बन जाएगा कंपोजिट, इसको बेटा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है आफ्टर सिंप्लीफाई, और इजीली सोल्व हो सकता है कंपोजिट फंक्शन। जी के अंदर एफ एक्स आपको अपन को पुट करना है, तो क्या जाएगा, जी एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 कंडीशन एक्स लेस देन माइनस 1, ये है बेटा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा अपना फाइनल जो फंक्शन क्या आया, उस फंक्शन की बात कर रहे हैं। अपना बेटा फाइनल फंक्शन ये आ गया, जी एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2, कब, जब x लेस देन माइनस 1 है, और बेटा x ग्रेटर देन माइनस 1 है, इक्वल टू भी है साथ में 1 है। तो बेटा देखो इसका ग्राफ क्या बनता है, इसके अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं। बेटा माइनस 1 यहाँ पे होगा, जब माइनस 1 यहाँ पे होगा तो बेटा x प्लस 2 जा रहा है, माइनस 1 से छोटे के लिए x प्लस 2 जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव, तो मतलब क्या बनेगा, और माइनस 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आ रही है, यस और नॉट। तो माइनस 2 पे देखोगे तो इसका बेटा ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा, और माइनस 1 से बड़े के लिए फिक्स वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे। तो बेटा क्या ग्राफ कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, बट एक पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, कॉर्नर साथ में कुछ बन रहा है क्या, और वहां पे अपन सबको पता है वहां पे क्या डिफरेंशियल फंक्शन होता है, नहीं होता। तो बेटा यहाँ का इसका देखो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियल, नो बेटा एक्सक्वल टू वो माइनस 1 पे डिफरेंशियल नहीं था, कंटिन्यूअस सब जगह था, बट ये वैल्यू उसने गलत लिख दी, यहाँ पे माइनस 1 लिखता तो सही हो सकता था, बट उसने नहीं लिखा, अब उसकी गलती, हम क्या करें। अब कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियल एग्जैक्टली एक पॉइंट, ये बात सही है क्या। तो बेटा सवाल अपन देखते दोबारा, क्या यही आ रहा है बेटा, ग्राफ ये है, तो बेटा तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, बट इस एक पॉइंट पे वो क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अपना वो आंसर सही हो जाएगा कि सिर्फ एक पॉइंट पर ही वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह वो कंटिन्यूअस है। बेटा इलिप्स का सवाल आ रहा है, अगेन इलिप्स का सवाल में देखो बेटा क्या पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल विद द सेंटर अगले ने पहले से बोल दिया, इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स क्या है बेटा, और इसके आर है तो आपको 12 आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। बेटा देखो इलिप्स है, तो बेटा सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन में लिखते हैं, बेटा इक्वेशन क्या आएगी, यही आएगी बेटा वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, मतलब वो ये ऐसा बनेगा कुछ, और बेटा ये सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 2,0 जो भी होगा, इसको हमने बोल दिया सी। बेटा एक बात बताओ, वो जो सर्किल बनेगा वो ऐसा ही कुछ बनेगा क्या, तो कहीं ना कहीं पे इलिप्स को टच करेगा, तो टच करे मैंने मान लिया वो किसी एक पॉइंट पी पे टच कर रहा है, हमने लेट कर लिया वो पी पॉइंट क्या लेट कहीं भी टच कर रहा है, मुझे नहीं पता वो कर रहा है, लेकिन वो इलिप्स को कहीं ना कहीं पे तो टच करेगा, क्योंकि वो यदि वो लार्जेस्ट सर्किल बना रहा है तो उस इलिप्स को कहीं ना कहीं पे टच करेगा, कि अपने को रेडियस मैक्सिमम बनानी पड़ेगी, जब रेडियस मैक्सिमम होगी तो सर्किल बड़े से बड़ा बनेगा। तो हमने मान लिया कोई वो पॉइंट पी होगा, तो बेटा इसमें इलिप्स में पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है बेटा, आपको याद होगा a cos थीटा एंड b sin थीटा। बेटा a की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या है 6 और b की वैल्यू बेटा क्या है 3, तो बेटा यहाँ से ये p पॉइंट आपका क्या हो जाएगा a 6 cos थीटा एंड 3 sin थीटा, ये पॉइंट हो जाएगा। बेटा अब ये बताओ जो पॉइंट होगा तो सर्किल का कोई कि सर्किल के ऊपर अगर उसको सेंटर से मिलाएंगे तो बेटा ये क्या नॉर्मल हो जाएगा क्या, इस पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा, यस और नॉट, नॉर्मल होगा, और ये नॉर्मल इसी पॉइंट पे होगा जो कि इलिप्स का भी होगा और सर्किल का भी होगा, यस और नॉट। क्यों, कि बेटा इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो इस सर्किल पे पॉइंट हो गया, और जब सेंटर से मिलाएंगे तो बेटा ये नॉर्मल जाएगा, तो बेटा मतलब इस पॉइंट पे अपन इसकी इलिप्स की क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, नॉर्मल की। तो बेटा देखो नॉर्मल की इक्वेशन बेटा तो क्या आएगी 6 sec x माइनस 3 cosec x y इक्वल टू 27, याद करो x x1 माइनस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नॉर्मल की इक्वेशन होती है कि नहीं होती है, ये नहीं यहाँ पे लिख दिया। बेटा यहाँ से अपन सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं, और ये पॉइंट बेटा कहाँ से पास होगा, सेंटर से 2,0 से पास होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ से बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी ये, तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई, जब साइन थीटा कोस थीटा की अपने पास में वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपने पास में बेटा पॉइंट पी आ जाएगा क्या,
जब पॉइंट P आ जाएगा और अपने पास में C ऑलरेडी है, तो बेटा जो पी सी बनेगा ये किसके इक्वल टू होगा, R के इक्वल टू होगा, क्योंकि बेटा अपने पास में सेंटर ऑलरेडी 2,0 है और साइन थीटा हमने कौन सा वहां से निकाल लिया, तो बेटा अपना पॉइंट P आ गया। जब P आ गया और C आ गया तो अपन बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखो ये आ गया, यूज करके अपने क्या आ जाएगा, अपना R आ जाएगा। तो बेटा R क्या हो जाएगा, √69/3। बेटा अपने को वैल्यू किसकी पूछी बेटा, 12 है R²। तो बेटा 12 है इंटू R² मतलब 69/9। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 92। वही जे मेंस के अगेन टॉपिक स्टैटिक्स। बट अपन क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, जे मेंस के टॉपिक छोड़ देते हैं, अरे सर 1 या 2 क्वेश्चन ये तो आएंगे ना, हमें समझ में आएगा नहीं आएगा। बट बेटा आप हर बार गलती ये करते हो, 2-3 क्वेश्चन आते हैं और फोकट के कम से कम 8 या 12 नंबर अपन को मिलते हैं, अपन छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन है। मैं बोलूँगा आपने यदि 10th भी अच्छे सीखी है तो मीन वगैरह तो आपने वहीं भी सीखा होगा। एक सिंपल सा वर्ड है वेरिएंस, उसको वेरिएंस का आपको पता होना चाहिए कि वो निकालते कैसे हैं। यदि वो सब सीखा तो बेटा ये फोकट के 4 नंबर थे, कुछ भी नहीं करना था, सबसे सिंपल सवाल था। अब हम इस पेपर का बोलूँ तो सबसे सिंपल सवाल ये था। अगले ने सब पहले ही बोल दिया सारी चीज़ें इसमें कि 6 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 4, 1 + 2 + 4 + 5 + x + y अपॉन 6 इक्वल टू, अगले ने पहले से बोल दिया 5। तो बेटा मेरे पास यहाँ से x और y में एक कंडीशन आ जाएगी क्या, अगले ने बोल दिया देखो उसका क्या दिया, 5 दिया है, इसका मीन कितना दिया 5 एंड वेरिएंस दिया कितना बेटा 10। देखो बेटा जब इसको सिंप्लीफाई किया देखो बेटा कितना आया था, 5 4 9 2 11 1 12, 12 + x + y = 30। तो देखो बेटा 12 + x + y = 6। तो बेटा ये देखो कंडीशन आ गई, तो यहाँ से x + y में एक कंडीशन आ गई। अब निकाल दे बेटा अपन वेरिएंस। वेरिएंस आपको पता क्या होता है, समेशन ऑफ x² समेशन ऑफ xi² n माइनस x बार का स्क्वायर। x बार अगले ने पहले से दिया है, यस और नोट। आई थिंक सबको ये फॉर्मूला याद होगा, समेशन ऑफ xi² अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा 1/1 का स्क्वायर करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर किया कितना है बेटा 1, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x² प्लस y² अपॉन बेटा कितने नंबर है 6। तो बेटा इनको ऐड करेंगे 25 और 16 41 45 46। तो देखो बेटा 46 आ गया, x² प्लस y² 6 माइनस x बार का स्क्वायर, तो माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अगले ने पहले से वेरिएंस 10 दिया है आपको, तो बेटा यहाँ से अपने पास देखो x और y² में कंडीशन आ गई क्या, जो कि आ रही है 164। और बेटा ये तो देखते हैं आप, यदि मैथ्स पढ़िए तो सिंपल से ये 18 10 + 8 और 10 + 8 का स्क्वायर करोगे तो 164, मतलब x और y की वैल्यू आपके पास में डायरेक्ट ही आ रही है। अब आपको पूछा गया बेटा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है बेटा, x माइनस x बार का मोड अपॉन 6। तो बेटा 1 x बार आपको ऑलरेडी कितना गिवन है बेटा 5 गिवन है, तो 1 - 5 4, 2 - 5 3, 4 - 5 1, 5 - 5 0। फिर x की वैल्यू बेटा क्या थी 8, तो 8 - 5 कितना आ गया बेटा 3, और फिर y की वैल्यू थी 10, तो 10 - 5 5 आ गया अपॉन में 6। तो बेटा ऐड करो, सबसे सिंपल सवाल 8/3। मैक्सिमम 2 मिनट लगा होगा, 2 मिनट इसमें लगा भी नहीं होगा, बट मैं मानता हूँ 2 मिनट पेपर का प्रेशर होने की वजह से 2 मिनट तो आराम से लग सकता है। बट ये है कि 4 नंबर फोकट के थे। सिर्फ यदि कोई बच्चा स्टैटिक्स की थ्योरी भी देख के गया है तो भी वो सवाल ये कर सकता है कि इसके ऑप्शन भी इस तरीके से ही थे। चलो बेटा देखते हैं बेटा, इसमें देखो बेटा क्या गिवन है, एक सेट गिवन है A 1 2 3 1 3 4 6 9 एंड B गिवन है बेटा 2 4 5 8 10। तो बेटा हमें पूछा क्या है, आर बी रिलेशन। अब रिलेशन का फंक्शन है A क्रॉस B सच दैट R दे रखा है A, B, A2 B2। कंडीशन लगा रखी है बेटा, सबसे पहली कंडीशन क्या लगा रखी है, A1 ≤ B2 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन बेटा क्या है, B1 बेटा एंड की कंडीशन है, ध्यान रखना एंड की कंडीशन है, एंड कंडीशन है यहाँ पे B1 ≤ A2। तो बेटा अपन बात करते हैं सबसे पहले A1 की। बेटा याद रखना देखो A1 A2 कहाँ से होंगे, A से होंगे, और B1 B2 कहाँ से होंगे बेटा B से होंगे। तो बेटा देखो सेट का फॉर्मेट क्या है, A1 B1 A2 B2, और हमें पता है A क्रॉस B पे डिफाइंड है, तो A क्रॉस B पे होगा। तो बेटा अपन को ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले कि A1 एंड A2 कहाँ से होंगे बेटा A से होंगे, और B1 और B2 बेटा कहाँ से होंगे। कई बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होगी बेटा कि सर A1 B2 तो यहाँ से तो 1 3 भी ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। नहीं बेटा ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्या क्या हो सकता है देखना बेटा। तो सबसे पहले अपन 1 by 1 क्लियर करते हैं, A1 की वैल्यू पुट करते हैं। बेटा A1 की वैल्यू सपोज करो सबसे पहले 1 ली, तो बेटा मैं इधर से कितनी वैल्यू ले सकता हूँ, सारी 5 वैल्यू ले सकता हूँ, 5 वैल्यूज ले सकता हूँ।
कि बेटा पांचों की पांचों वैल्यू 1 से बड़ी है और हमें यही देखना b2 बड़ा है कि नहीं है। और बेटा दूसरी वैल्यू अपन देख रहे हैं क्या 3, तो बेटा 3 से बड़ी वैल्यू क्या है इक्वल टू भी ले सकते हैं, तो ये नहीं हो सकती, तो ये चारों हो सकती है, तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा 4 वैल्यू आएगी। बेटा इधर से लिया मैंने 4, अब बेटा इधर 4 है तो मतलब ये 4 चलेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो ये 4 वैल्यू अगेन आएगी। और बेटा इधर से मैं लेता हूँ यदि 6, तो बेटा यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 6, ये भी छोटा हो गया ये भी हो गया, तो केवल सिर्फ 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी जो कि क्या आएगी 8 और 10। अब अपन लेते हैं बेटा इधर से 9, यदि इधर से 9 लिया तो बेटा इधर से सिर्फ एक वैल्यू आएगी जो कि होगी 10। तो बेटा इन सबको अपन ऐड करेंगे तो बेटा देखो कितना बन रहा है 5 4 9, 9 4 13 15 1 16, तो बेटा ए की टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई बेटा 16 हो गई। अब बात करते हैं अपन बेटा b1 लेस देन a2। अब बेटा b1 किधर से होगा, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था कि b1 b2 बिलोंग्स टू b, a1 a2 बिलोंग्स टू a, तो बेटा b1 b सेट से होगा। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं b की वैल्यू क्या ले सकता हूँ बेटा, b1 की अपन वैल्यू क्या ले सकते हैं 2, तो अब बेटा 2 लेंगे तो उधर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 नहीं ले सकता, 3 4 6 9 ले सकता हूँ, मतलब कितनी वैल्यू पॉसिबल है बेटा 4। अब बेटा मैं b2 यदि 4 लेता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा इक्वल टू हो सकता है 4 6 9, कितनी वैल्यू मिलेगी बेटा आपको 3 मिलेगी। और यदि बेटा मैं 5 लेता हूं तो उधर कितना मिलेगा, सिर्फ 2 वैल्यू ले सकते हो 6 और 9, और यदि 8 लेता हूं बेटा उधर तो सिर्फ एक वैल्यू ले सकते हो 9, और बेटा 10 जब लोगे तो कोई भी वैल्यू आपके पास में नहीं मिलेगी। तो बेटा ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 4 3 7 और 3 10। और बेटा बीच में कंडीशन क्या है एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पीएनसी, याद करो 2 थ्योरम होती है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन कब लगाई जाती है और मल्टीप्लिकेशन कब लगाई जाती है, जब तक काम दोनों पूरा नहीं हो, काम पूरा नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा इसकी 16 इसकी 10, तो 16 इंटू 10 कितना होता है बेटा 160, तो इसका आंसर चेक करो बेटा 160। सेकंड का डायरेक्ट आंसर बेटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर 7 का डायरेक्ट 160। आई होप सबको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। देखो बेटा ये चीज़ A1 के लिए अपने पास में 5 चॉइस है, सेम चीज़ जो हमने सोल्व किया। अगेन कोई प्रॉब्लम हो, बेटा देखो ये वाह कितना प्यारा सवाल दिया बंदे ने, सब कुछ दिया, बस सवाल को थोड़ा सा बड़ा किया है, कुछ नहीं किया। लेट पी बी द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिया है एक ही प्लेन में। अरे भाई साहब इससे ज्यादा क्या चाहिए, 3 पॉइंट तो कोई देता भी नहीं है, इसने 3 पॉइंट दे दिए। और साथ में एक चीज और बोला है फॉर अल्फा बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द प्लेन P 2 and 3 देन द वैल्यू ऑफ ए एंड अल्फा। मतलब जो भी पूछना पूछ ले भाई, इसने एक ही पूछी है, जो भी अल्फा की कंडीशन दी 2 अननोन दे दिए। अरे भाई साहब सबसे सिंपल सवाल अपन बात करें तो देखो एक प्लेन है बेटा, इसमें 3 पॉइंट दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। बेटा तो 2 वेक्टर बना सकता हूँ आराम से, जैसे मैंने वेक्टर बना लिया बेटा, ए बी वेक्टर बना लिया एंड ए सी वेक्टर बना लिया। बेटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो बेटा आपको क्या मिलेगा, रे इसका नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि बेटा देखो इसका नॉर्मल क्यों मिलेगा कि बेटा ए क्रॉस बी ये तीनों इसी प्लेन के अंदर है, तो मैं इनका क्रॉस करूंगा तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा इस प्लेन का, मुझे नॉर्मल मिल जाएगा तो क्या मुझे उसके डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे एक प्लेन के। तो बेटा मैंने इसके नॉर्मल वेक्टर को इसको देखो क्रॉस करके निकाल लिया, तो इसका बेटा द नॉर्मल ऑफ क्या आ गया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बेटा ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू -4 आ गई और सी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 12 आ गई। क्लियर। अब बेटा देखो तो आपको पता है कि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, सिंपल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। बेटा एबीसी की वैल्यू ये है तो मैं ये लिख सकता हूँ बेटा 3x - 4y प्लस 12z इक्वल टू 3। अब बेटा देखो ये प्लेन तो वही है ना जिसमें वो पॉइंट्स थे, तो सारे तीनों पॉइंट्स बेटा कहाँ थे, प्लेन के ऊपर है, तो मैं कोई भी एक पॉइंट इसमें सेटिस्फाइड करा देता हूँ। तो देखो बेटा ये पॉइंट किससे पास हो रहा है, ये प्लेन किससे पास हो रहा है 5, 3, 0, ये इसी के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो बेटा देखो क्या जाएगा 3 × 5 - 4 × 3, और बेटा ये 0 रखेंगे तो पहले क्या जाएगा बेटा 0 इक्वल टू डी। तो बेटा देखो 15 - 12 कितना आ गया बेटा 3, तो बेटा डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बेटा अपने इसकी इक्वेशन क्या होगी प्लेन की इक्वेशन बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बेटा देखो अपने पास में प्लेन की इक्वेशन आ गई, क्या सिंपल सी इक्वेशन है 3x - 4y प्लस 12z इक्वल टू 3। तो अब बेटा प्लेन की इक्वेशन आएगी, डिस्टेंस निकालना किसी एक पॉइंट से, तो बेटा आपको याद होगा 3D के अंदर प्लेन और 2D के अंदर स्ट्रेट ऑलमोस्टली सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता। तो बेटा देखो 3 4 अल्फा इसमें रखेंगे, अपन में a² b² c² करेंगे, तो बेटा देखो क्या आ जाएगा, पर मैं इसमें यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ बेटा, देखो 3x - 4y प्लस 12
जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा अपन पॉइंट बात कर रहे हैं ए क्या बेटा आपका 3, 4, अल्फा। तो बेटा देखो 3 रखेंगे तो बेटा क्या आएगा 9 माइनस 16 प्लस 12 अल्फा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 प्लस 144 का मोड इक्वल टू अगले ने लेंथ अपने को पहले सवाल में दी है, कितनी दी है बेटा 2 दी है। अब बेटा देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये 116 है मैंने मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। इसको मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, मोड हटाएंगे तो बेटा क्या आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। तो बेटा यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू यहाँ से अल्फा की बेटा 2 वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू बेटा आपके पास में क्या है एक तो 3 आ रही है एक -8 आ रही है। अब बेटा ये वैल्यू अपन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते देखो बेटा सवाल में अगले ने पहले ही क्या बोल दिया था अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यस और नॉट। तो बेटा अपन कौन सी वैल्यू लेंगे अल्फा इक्वल टू 3 वैल्यू लेंगे। अब बात बेटा अल्फा आ गया अपने पास में तो अपने को दूसरा पॉइंट चाहिए था, दूसरा पॉइंट क्या था बेटा बी 2 अल्फा ए, 2 अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी 3 आ गई ए पॉइंट, तो वो पॉइंट अपन वापस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें देखो, तो इसमें लगाया तो इक्वल टू 3 दे रखा है तो यहाँ से ए की वैल्यू बेटा सिंपल सी सोल्व करने पे क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक अभी तक किसी को? मतलब आई होप कि ऐसा कुछ नहीं था बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा कि आपको अलग से सोचना पड़े। अब बेटा ये तो बेसिक फंडामेंटल है कि कोई पॉइंट गिवन हो तो प्लेन की इक्वेशन बनाना, ये तो अपन स्टार्टिंग में प्लेन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद में सीखते हैं कि प्लेन की इक्वेशन होती क्या है और किस किस टाइप से बना सकते हैं। फिर किसी पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस जो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस माइनस डी अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सिंपल से दोनों फंडे यूज करने हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और बेटा 3 पॉइंट दे दिया तो अपने को नॉर्मल यहाँ से डायरेक्टली वेक्टर की हेल्प लेके अपन निकाल सकते हैं। देखो बेटा आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन बंदा पीएनसी से आपको कभी नहीं दे सकता, इससे सिंपल पीएनसी से दे नहीं सकता। अपन पूरी पीएनसी पढ़ने का एक छोटे से एक पेज में डिक्शनरी प्रॉब्लम पढ़ते हैं और उसी एक पेज से इसने डिक्शनरी प्रॉब्लम दे दी निकाल के, और वो भी सबसे सिंपल वाली विदाउट रिपीटेशन वाली। ये डिक्शनरी प्रॉब्लम डालता तो कम से कम रिपीटेशन वाली तो डालता, तो कम से कम कुछ बच्चों को तो स्ट्रगल करना पड़ता कि बच्चों को वही चीज़ समझ में नहीं आती कि सर रिपीटेशन होता है तो नीचे फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करते हैं। लेकिन इससे आई थिंक सिंपल सवालों बंदा नहीं दे सकता, वो भी पीएनसी से, कि जो ऐसा चैप्टर है तो कई बार यही स्ट्राइक नहीं कर होता कि इस सवाल को स्टार्ट कहाँ से करना है, जबकि इस बंदे ने तो डायरेक्ट ही सवाल उठा के दे दिया और पूछा भी कि आपको रैंक पूछी है। तो इससे इजी सवाल बेटा यदि कोई पीएनसी से उम्मीद कर रहा है कि इससे भी इजी सवाल आ रहा है तो बेटा वो 2+2 ही उम्मीद कर सकता है, इसमें तो उम्मीद नहीं कर सकता IIT-JEE में, कि बेटा IIT-JEE अपना खुद का भी तो लेवल रखती है। और सबसे सिंपल फंडा हमने बहुत बार पढ़ा है, अपन क्या करते हैं सबसे, और इसके तो सबसे सिंपल शॉर्ट ट्रिक भी है, सबसे सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि नहीं है, कि जो है इनको नंबर्स दे दो अल्फाबेटिकली, क्या क्या नंबर्स है, जैसे अल्फाबेटिकली मैंने नंबर ऑलरेडी दे रखा है, फिफ्थ नंबर इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले ए आता है 1 नंबर पे, फिर एच आता है, फिर एम आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है, तो इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर दे दिया। और इसके बाद में इससे कितने छोटे हैं 5 से आगे चारों छोटे हैं, इससे आगे 1, इसके आगे कोई भी नहीं है। नीचे का लिखते हैं फैक्टोरियल 0 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखो क्या आता है ये आ गया, और उसके रैंक चाहिए तो अपन +1 ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 103। इससे इजी सवाल की बेटा यदि आप उम्मीद कर रहे हो ना तो बेटा मत करना, फिर आप बेटा IIT नहीं किसी UPSC का सोचो बेटा। बट ये है कि ये बेटा जो सवाल है ना, यदि पीएनसी की बात करूँ, पीएनसी में बेटा बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, एडवांस के सवाल अपन सोल्व करते हैं, क्या होता है। बट पीएनसी पूरी पढ़ने का नहीं, पीएनसी ऑलमोस्टली होती है, बट उसमें जब डिक्शनरी प्रॉब्लम पर पढ़ते हैं, अपने ग्रुपिंग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं और अपने बहुत दिमाग को स्ट्राइक करते हैं। एक अच्छी बात क्या है पीएनसी अपना दिमाग बहुत ज़्यादा उससे खुल जाता है और अपन मैथ्स में काम करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी बेटा जी, आई होप सबको बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। देखो 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है विद पोजीशन वेक्टर्स ABC एंड DR कोप्लेनर। बेटा यदि ABCR कोप्लेनर है तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या कि B माइनस A C माइनस A एंड D माइनस A B क्या होगी कोप्लेनर होगी। और बेटा यदि कोई 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उसका बेटा बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0। तो B माइनस A C माइनस A और D माइनस A इसका बेटा क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। अब बॉक्स प्रोडक्ट को अपन क्या लिखते हैं, यदि कोई बेटा बॉक्स प्रोडक्ट हो ABC तो अपन क्या लिखते हैं A डॉट B क्रॉस C। तो एज सिमिलर बेटा इसको सोल्व करेंगे, B माइनस A डॉट ब्रैकेट C माइनस A क्रॉस D माइनस A। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा बस, और सिंपल सा है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। C क्रॉस D आ जाएगा यहाँ से,
सी क्रॉस ए आ जाएगा माइनस ए क्रॉस डी आ जाएगा, ए क्रॉस ए आएगा। अब ए क्रॉस ए आएगा, आप समझ जाना क्या होगा, इसकी वैल्यू सेम आ गया। फिर उसको बेटा डॉट कर देंगे, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी डी आ जाएगा, फिर बी सी ए आ जाएगा, जो कि हमें ऑलरेडी निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है, अपन इसका प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, अपन इसको सिंपल सी बात करें तो बेटा देखो बी माइनस ए को मैंने बाहर रख लिया, और इसके अंदर सी बेटा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए, ये आएगा बेटा। सबका बाहर बेटा किसके साथ में क्या प्रोडक्ट है, डॉट है, बी माइनस है, तो बी का इसके साथ आएगा तो वो बॉक्स बन जाएगा, बी का इसके साथ आएगा तो बॉक्स बन जाएगा, बी का इसके साथ में आएगा बी ए डी, अब ये भी आएगा बेटा, तो यहाँ से 3 बॉक्स बन गए, क्लियर। ये ऑलरेडी 0 हो गया, ए सी डी चौथा आएगा बेटा, ए क्रॉस सी क्रॉस ये 0 बन जाएगा, इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा, तो 4 बॉक्स आएंगे, और इक्वल टू ए बी सी आ रहा है, जो कि ए बी सी अपना यहाँ से डायरेक्टली बन रहा था, तो ए बी सी की वैल्यू अपन निकालेंगे तो बेटा डायरेक्टली ये वैल्यू अपने पास में डी सी आ जाएगी। सिंपल सा फंडा है। The sum of the coefficient of 3 consecutive terms in the binomial expansion of 1 plus x की power n plus 2 which are in the ratio 1:3:5। बेटा 3 कंजुगेटिव टर्म्स बोलिए, तो बेटा आपको पता हम जब भी कंजुगेटिव टर्म्स मानते हैं तो बेटा एक मान लेंगे r माइनस 1, r और r प्लस 1, तो बेटा तीनों कंजुगेटिव टर्म्स हो गई। और बेटा ये इनका रेशियो दे रखा है, और वो भी n के लिए n प्लस 2, तो मैं ये बोल सकता हूँ बेटा n प्लस 2 सी आर माइनस 1 रेशियो n प्लस 2 सी आर रेशियो n प्लस 2 सी आर प्लस 1। बेटा रेशियो क्या है, 1:3:5, तो बेटा अपन 2 लेंगे, क्या लेंगे बेटा 2 n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 सी आर माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 सी आर। बेटा इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:3। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, जब इसको सोल्व करेंगे तो n और r में एक इक्वेशन बनेगी। अब बेटा इन दोनों को लेते हैं, क्या n प्लस 2 सी आर अपॉन n प्लस 2 सी आर प्लस 1, क्या आएगा बेटा 3/5। तो बेटा एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी। बेटा यहाँ से किस में इक्वेशन आएगी, n और r में, और यहाँ से भी इक्वेशन आएगी n और r में, दोनों को सोल्व करेंगे n और r की वैल्यू आ जाएगी, जो आपस इसमें अपन पुट कर लेंगे। और पूछा क्या है, सम ऑफ कोएफिशिएंट सबको अपन आपस में क्या कर लेंगे, ऐड। तो देखते हैं बेटा n और r की वैल्यू सोल्व करने पे क्या आती है। देखो बेटा सिंपली ये अपन ये किया तो सिंप्लीफाई सोल्व किया, तो बेटा यहाँ से n और r में इक्वेशन ये आ गई। अगेन बेटा दूसरी और तीसरी को सोल्व किया, ये देखो सोल्व किया, तो बेटा n और r में इक्वेशन अपने पास में आ गई। जब दोनों को सोल्व किया तो बेटा n की वैल्यू अपने पास में क्या आई 5, r की वैल्यू क्या आई 2, और बेटा निकालना क्या है, n प्लस 2 है मतलब 7 हो गया, तो 7 r2 है मतलब r माइनस 1 क्या बन जाएगा 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3। याद होगा फॉर्मूला n सी आर माइनस 1 प्लस n प्लस 1 सी आर माइनस 1, उसका भी यूज कर सकते हैं, वरना ये तो सिंपल से है 7 × 25 क्या आ जाएगा 63। ओके बेटा याद आ गया। बेटा इसमें अब एक फॉर्मूला है बट वो लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल से सोल्व कर सकते हो, वरना आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर, क्या होता है बेटा n प्लस 1 सी आर। उससे भी अपन कर सकते हैं बट ये चल सकता है, क्यों देखो बेटा r माइनस 1 और r की फॉर्मेट यहाँ पे बनती जा रही है। चलो बेटा सिंपल सा वाला है बेसिक, बट हाँ कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट केयरफुली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें कि बेटा इक्वेशन सही आनी चाहिए, ये हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन पढ़ते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा एक सिंपल सा नाम पढ़ते हैं और उस पर अपन बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, LDE जिसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका दो फॉर्म पढ़ते हैं। पहली फॉर्म अपन आप सबको याद होगा कि पहली फॉर्म अपन पढ़ते हैं dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, और साफ साफ बोला जाता है p और q क्या होते हैं, कांस्टेंट और x के फंक्शंस, यस और नॉट। बेटा हमें अगले वाले ने हम पे रहम किया, अगले वाले ने सब कुछ बना के दिया है, अगले ने ये भी नहीं कहा कि आप बनाओ, उसने ये मानो कि अपना भला किया है इस साल में कि ये तो मैं आपको लड्डू दे रहा हूँ आप खा लो, आपकी हिम्मत होनी चाहिए खाने की, खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो, कि अगले ने सब कुछ अपने आप बना के दिया है। देखो बेटा dy/dx ये रहा py, तो बेटा y ये रहा, तो अपना ये क्या बन गया p बन गया, क्यों पूरा x का फंक्शन, देखो पूरा x का फंक्शन। अरे भाई साहब इससे ज़्यादा क्या चाहिएगा आपको, सब कुछ अगले ने दिया है,
उसने तो ये भी नहीं बोला, मतलब ऐसी कई बार क्या करता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो फॉर्मेशन बना के नहीं देता, कुछ इक्वेशन टाइप देता है और डी वाई और डी एक्स भी मल्टीप्लाई में डाल देता है, तो उससे अपने को फॉर्मेशन बनानी होती है, तो अपने को दिमाग लगाना होता है, और अपन दिमाग स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड बनेगा, सब्स्टिट्यूट लगाना है, कौन सा लगाना, अपन इस लगाते लगाते फिर यहाँ पे आते हैं, कई बार बर्नौली में घूमते, कभी यहाँ घूमते, लेकिन अगले ने यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं समझी, नहीं बेटा कि दिमाग मत लगाओ, अब तो बैठो और इसको सोल्व करो। तो इनडायरेक्टली वो इसमें क्या बोलना चाहता है कि आप इंटीग्रेशन सोल्व करो, कि इंटीग्रेशन क्यों, कि बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन अपन को सबको पता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात आ गई, तो इंटीग्रेटिंग बेटा फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, बात समझ में आ रही है। और बेटा p की वैल्यू अब ये डाल दिया, तो मतलब आपको सोल्व कर रहे हैं e की पावर में 5 अपॉन x, x की पावर 5 प्लस 1 dx, पहले इसको सोल्व करना है और वो यहाँ पे पुट करना है। तो बेटा सॉल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से सोल्व कर यहाँ पे पुट कर देंगे, और q आपके पास में ऑलरेडी है। जब अपन इसको सोल्व करेंगे बेटा इंटीग्रेशन फैक्टर को देखना बेटा, डायरेक्टली इसको सोल्व किया e की पावर 5x, तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका डायरेक्टली क्या आ गया, x की पावर 5 1 प्लस x की पावर 5, तो बेटा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसमें पुट करेंगे बेटा देखो ये कट गया एक टाइम, तो एक बच गया, और यहाँ से कट गया एक्स स्क्वायर बच गया, बचा कि नहीं बचा, तो बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की पावर 5 बचेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर बचेगा, तो बेटा यहाँ से अपन इसको सोल्व करके ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आई होप। अब तो सिंपल सा सवाल है, इसके बारे में कुछ नहीं बचा। और आपको पहली कंडीशन दे रखी है बेटा y ऑफ 1 इक्वल टू 2, तो बेटा c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4। सेम चीज़ यहाँ पे बेटा, अब अपने को वैल्यू किसकी पूछी बेटा, y ऑफ 2 की पूछी है, तो अपने पास में प्रॉपरली इक्वेशन आ गई है। तो बेटा अपने को x इक्वल टू 2 पुट करना है, तो हमें अपने पास पता चल जाएगा अपनी वैल्यू क्या आ रही है, यस और नॉट। x इक्वल टू बेटा 2 पुट करेंगे तो देखो 2 की पावर 5 1 प्लस 2 की पावर 32 अपॉन 33, ये बेटा सिंपल सा फंडा करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप किसी को अब तो डाउट नहीं होगा कैसे हमने इसको सोल्व किया। कि बेटा देखो इस साल में अच्छी बात क्या थी, अपने लिए, एग्जामिनर के हिसाब से नहीं, अपने लिए क्या बात थी कि अपने को इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगले ने, सवाल वाले ने ही हमें क्या बोला कि मैं आपको सब कुछ फॉर्मेशन बना के दूंगा, बस आप तो सोल्व कर दो। अब सोल्व करें तो करना क्या है, अब बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसकी फॉर्मेशन चेक करें कि कौन से मेथड से सोल्व होगा, फिर ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में बन रही है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। बट हमें तो वो सब दिमाग ही नहीं लगाना, मैंने पहले बोला पता कर लो, बस ध्यान, इतना तो ध्यान रखो कि कौन सी इक्वेशन है। तो एलडी मुझे डायरेक्टली दिखाई दी, ये फॉर्मेट डायरेक्टली बन रहा है, तो बेटा जब इतना पता है तो आगे सोल्व क्या करते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो सोल्व करना होता है। तो इनडायरेक्टली ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक सवाल था जो हमें सोल्व करना था, क्योंकि वरना यदि वो डिफरेंशियल का सवाल डालना चाहता तो इतना तो फॉर्मेट नहीं बना गया था, कि इतना ईजी सिंपल फॉर्मेट वो बना के कभी नहीं देता। हाँ बेटा, आई होप द कन्वर्स ऑफ P एंड Q और इंप्लाइज दैट R। बेटा कन्वर्स क्या होता है, देखो सिंपल सा फंडा क्या होता है, P इंप्लाइज Q, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q इंप्लाइज P। सिमिलर चीज़ बेटा यदि ये चल रही है तो इसका रिवर्स अपन यूज कर सकते हैं। इसमें देखो कन्वर्स अपने डायरेक्टली निकालेंगे, ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और ऐसे नहीं निकालते हो बेटा तो अपन इसको टेबल की फॉर्म से भी कर सकते हो, जैसा आपको मन करे वो डायरेक्ट कर सकते हैं। P इंप्लाइज Q है तो इसका बेटा कन्वर्स होता है Q इंप्लाइज P, डायरेक्ट फॉर्मेशन यूज करो, नेगेशन ऑफ P यूज करो, R उधर जाएगा और P इधर आ जाएगा। तो सिंपल से अपन इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, if the 1011 term from the end in the binomial expansion is 1024 times 1011 term from the beginning, the mod of x की वैल्यू। देखो बेटा बाइनोमियल की बेटा जो बेसिक चीज होती है अपन पहले उसकी बात करते हैं। बेसिक चीजों से ये सवाल डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। बेटा सबसे पहले हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो टर्म है एंड से ये दे रखी है, तो स्टार्टिंग से वो कौन सी है, एंड से बेटा आपको टर्म दे दे कि वो p है, तो बेटा स्टार्टिंग से वो कौन सी होगी, n माइनस p प्लस 2 होगी, यस और नॉट। और बेटा n की वैल्यू हमें दिया ऑलरेडी, इसने कितनी दी है 2022। p की वैल्यू बेटा कितनी दी है 1011, यस और नॉट। तो बेटा अपन बात करते हैं इसको, दो सवाल को दो पार्ट में बात करते हैं, एक स्टार्टिंग से स्टार्ट वाला और एक होता है एंड वाला पार्ट, क्योंकि दोनों टर्म्स है, एक स्टार्टिंग से टर्म है एक एंड वाली है। तो एंड वाले को मैं कन्वर्ट करता हूं इसमें n माइनस पी प्लस 2 में, तो बेटा n की वैल्यू है 2022 माइनस 1011 प्लस 2। तो बेटा अपने को ध्यान से पता चल रहा है कि कितना आ जाएगा बेटा 1011 प्लस 2 1011
13 और बेटा वो टर्म्स आपकी क्या है, स्टार्टिंग से बेटा टर्म क्या है 1011 है। तो बेटा आपको पता होगा यदि a प्लस बी की पावर n है तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, यस और नोट। और बेटा अपन याद कर रहे हैं यहाँ पे बेटा अपने पास में एक्सपेंशन क्या है 4x 5 माइनस 5/2x की पावर 2022। तो बेटा इसमें अपन ये लगाते हैं तो देखो टी आर अपने को निकालने 1011 मतलब 1010 प्लस 1 इक्वल टू 2022 सी आर की वैल्यू बेटा 1010। अब एक वैल्यू बेटा क्या आएगी 4x अपॉन 5 की पावर n माइनस आर, तो बेटा कितना बच गया 1012 बच गया। और बेटा सेकेंड है माइनस 5/2x की पावर 1010 की पावर r है, यस और नोट। ये देखो b की पावर r है बट ये माइनस इवन पावर होने से गायब हो जाता। अपने बेटा एक टर्म स्टार्टिंग वाली टर्म ये आ गई। अब बात करते हैं बेटा एंड, बट एंड वाली तो बेटा स्टार्टिंग से बेटा टर्म तो यही बनेगी वो। तो बेटा अगेन अपन निकालते हैं टी आर प्लस 1। तो बेटा टी आर प्लस अगेन क्या होता है बेटा एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। बेटा टी आपको निकालनी है 1013 तो मतलब 1012 प्लस 1 इक्वल टू बेटा ये 2022 सी कितना हो जाएगा 1012। ए बेटा आपका क्या है 4x अपॉन 5 की पावर n माइनस आर मतलब कितना बच गया बेटा इसमें से गए तो 1010 अगेन माइनस 5 अपॉन 2x की पावर r मतलब 1012। बेटा ये क्या बोला है कि ध्यान से देखना इफ द 101 टर्म फ्रॉम द एंड इज द बाइनोमियल एक्शन इज 1024 टाइम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब ये टर्म इसके 1024 के इक्वल है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिर्फ कैलकुलेशन बच गई, फॉर्मेट इतना ही था। तो कैलकुलेशन अपन देखते हैं बेटा, देखो ये स्टार्टिंग से हो गई, ये हो गई, तो इनटू में बेटा अपन इसको बात करेंगे तो ये कैलकुलेशन हमने सॉल्व करके लिख दिया, इसको अपन देख सकते हैं। तो इनटू में मैं बात करूँ बेटा देखो ये लिख सकते हैं अपन, यदि मैं बात करना चाहूँ बेटा इसके बारे में कि फ्रॉम द एंड, एंड मतलब ये वाली टर्म 1012 प्लस 1 इक्वल टू 1024 टी आर प्लस 1 वो वाला 1010 प्लस 1। बेटा बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन में ध्यान से देखोगे 1012 की वैल्यू बेटा देखो आपके पास में ये रही, टी 1010 प्लस 1 मतलब इसकी टर्म्स की वैल्यू बेटा आपके पास में ये रही। ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे और सिंपल सा फंडा बेटा सब में देखो ये कैलकुलेटिव पार्ट है, सिर्फ x सब जगह दिखाई दे रहा है, एक इक्वेशन एक अननोन x, तो x को अपन आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आई थिंक ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व है। हाँ बेटा कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि वन लाइनर सवाल बोल सकते हैं, मतलब वन इक्वेशन सॉल्व है। इसको वन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू पूछनी है और x की वैल्यू आपको इसमें मोड ऑफ x की पूछिए, वही वैल्यू आपको इसमें बतानी है। इसमें ऐसा ऐसा नया कुछ भी नहीं है। क्लियर बेटा? आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। बस इसमें दो बेसिक चीज़ें थी, एक बेटा आपको ध्यान रखना था कि स्टार्टिंग से वो टर्म कौन सी होगी, जो एंड से यदि पी टर्म है तो स्टार्टिंग से टर्म कौन सी होगी। दूसरा बेटा जनरल फॉर्मूले का यूज, जब जनरल फॉर्मूले का यूज करेंगे ये होता है, और अपने को बेटा ये टर्म्स दे रखी है, इसका बेटा अपन इधर भी यूज करेंगे और इधर भी यूज करेंगे। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया। और एक कंडीशन दे रखी है 1024 टाइम्स कौन सी, स्टार्टिंग वाली इक्वल टू द एंड। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया बेटा। ये बेटा if the system of linear equations has infinitely many solutions then alpha plus beta plus 2। बेटा देखो ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये पैक्ट सवाल है, मतलब पैक्ट सवाल मतलब ये है कि कोई भी पेपर उठा लो बेटा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो अपन बहुत बड़ी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बट इसमें स्पेशली अपन क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको आना चाहिए। एक सवाल बैठा बिठाया है, चार कॉन्सेप्ट होते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कब कब होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। इतनी चीज़ों का अपन ध्यान रखते हैं। हर साल का एक सवाल इसमें फिक्स आ रहा है, 4 नंबर फिक्स है, और ये 4 नंबर उसी के लिए फिक्स है जो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करके जा रहेगा। मतलब इसका मतलब ये होगा जेईई कुछ पॉइंट्स पे स्ट्रिक्टली एकदम कॉन्स्टेंट चल रहा है, उसको चेंज नहीं कर रहा। जैसे मैं बात करूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा, इसको चेंज ही नहीं कर रहा, बस हर साल इक्वेशन की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इक्वेशन चेंज कर रहा है और उसके अंदर वैल्यू जो पूछ रहा है इस वैल्यू फॉर्मेट को चेंज कर देता है। बट कुछ भी चेंज करते हैं, सवाल तो इन्हीं 3 इक्वेशन से बनेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड
इक्वल टू कुछ भी होगा जो D1 उसी से इक्वेशन बनेगा। बेटा इसके पास में अपने सारे बहुत सारे मेथड्स है। क्रेमर रूल, सबसे पहले डेल्टा निकालो, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, या डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z बोल सकता हूँ, वो आपको पता है क्या होता है। अब डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं होता है तो क्या होता है। यहाँ पे बेटा हमें निकालना है कंडीशन इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आई थिंक सबको सॉल्यूशंस पता है। इन्फिनेटली मतलब एक दूसरे के ऊपर वो लाइन्स होना। तो बेटा इसको तो अपन एक तरीका और भी आता है कि तीनों लाइनों को अपन डायरेक्टली ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, तीसरे से माइनस हो जाए, अपने पास में वैल्यू क्या मिल जाए, 0। ये पोर्शन भी कर सकते हैं अपन, या फिर अपने पास में क्रेमर रूल भी है। एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स में जो एडजॉइंट रूल होता है वो भी कर सकते हैं। आपको याद हो तो एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन बी, वो भी यूज, एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन मोड ऑफ ए, वो भी यूज कर सकते हैं। बट क्रेमर रूल भी यूज कर सकते हैं। और ये बेटा इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन पूछा तो अगले ने एक हिंट और भी दिया है कि बेटा वो तीनों लाइन है ना एक तीसरे के ऊपर है, तो मतलब वो बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रही है, तो अपन वो भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा अपन उसी का यूज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन इन दोनों को दो टर्म्स तो अपन इजीली गायब कर सकते हैं। कैसे इजीली गायब कर सकते हैं, देखो बेटा मैं यदि पहली इक्वेशन को बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी बेटा 21 से मल्टीप्लाई कर दूं, कि बेटा देखो ये वैल्यू बड़ी बड़ी आ रही है और इसमें से माइनस कर दूं, मतलब बेटा 1 इंटू 10 कर दिया एंड 21 इंटू सेकेंड कर दिया और माइनस थर्ड बेटा इक्वेशन किया, तो बेटा वो देखो क्या आएगा। पहले मैं x की लिख रहा हूं बेटा, 7x इंटू 10 प्लस 5x इंटू 21 माइनस 175x, ये बचेगा। बेटा y की बात करें तो बेटा y में देखना बेटा 11y इंटू 10, दूसरे बेटा y कितना 4 प्लस 4y इंटू 21 माइनस कितना बेटा 194y, यहाँ तक हो गया। अब बेटा बात करते हैं थर्ड की, तो बेटा थर्ड में क्या है 10 अल्फा जेड, बेटा दूसरा क्या है प्लस 7z इंटू 21 माइनस 57z इक्वल टू में बेटा देखो क्या है 13 इंटू 10 130 प्लस बीटा प्लस 21 बीटा माइनस 361। तो बेटा देखो एक बात बताओ, ये कितना बन गया 70x, 10 इंटू 7 70x, ये बन गया 21 इंटू 5 कितना होता है बेटा 105, तो बेटा 105 ये बन गया बेटा 105x, ये बन गया बेटा 70x, तो दोनों को ऐड किया बेटा कितना बना 175x, तो बेटा ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट गए। इधर आते बेटा 11y इंटू 10 मतलब 110y, ये 21 इंटू 4 प्लस बेटा कितना हो गया 84y, तो बेटा कितना हो गया 194 हो गया क्या, इधर माइनस का 194 देखो बेटा कट गया क्या, तो मतलब ये तो सब कुछ कट गया, कुछ बचा ही नहीं, बचा क्या सिर्फ ये z वाला, और z वाला शुड भी इक्वल टू 0, तो z मैंने कॉमन ले लिया बेटा क्या गया 10 अल्फा प्लस 21 इंटू 7 माइनस 57 इक्वल टू जो भी बेटा इक्वल टू में बचा है क्या बचा बेटा 21 बीटा माइनस 361 में से यदि मैं बेटा 130 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 231 बचेगा क्या बेटा 231 बचेगा। तो बेटा देखो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा, यदि ये इक्वल टू 0 होगा तो बेटा यहाँ पे ये पार्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये पार्ट 0 होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है z है, तो z का मल्टीप्लाई में आएगा। तो बेटा यहाँ से क्या कर सकते हैं 10 अल्फा, इधर पहले मैं बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 21 बीटा इक्वल टू 231, तो बीटा बेटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 231 अपॉन 21, बेटा कितना होता है 11 होता है क्या, तो बेटा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 11। अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा 21 इंटू 7 कितना हो गया बेटा ये हो गया 10 अल्फा प्लस 147 माइनस 57 इक्वल टू 0, तो बेटा ये बच गया 90, तो 10 अल्फा इक्वल टू माइनस 90 अल्फा इक्वल टू माइनस 9, तो अल्फा माइनस 9 आ गया बेटा 11 आ गया, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो माइनस 9 प्लस 11 प्लस 2, बेटा कुछ बचा है क्या 2 प्लस 2 4, तो बेटा आंसर भी 4। समझ में आया कितना सिंपल सा सवाल था बेटा, बहुत तरीके से कर सकते हैं इसको, अपन आगे क्रेमर रूल से कर सकते हैं, एडजेंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड इफ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। कि बेटा इन्फिनिटली कब बनता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है तभी बनता है, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट भी इक्वल होती जाएगी, तो अपन वो पॉइंट ही ले लेते हैं, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखना बेटा नेक्स्ट, ये देखो क्रेमर रूल से अपन इसको लिखा हुआ है, इससे अपन निकाल सकते हैं। सवाल देखो बेटा कितना सिंपल सा है कि इफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P 2 -1 2
एंड क्यू मीट द प्लेन। अरे बेटा 2 पॉइंट दे दिया, तो क्या अपन को लाइन की इक्वेशन नहीं लिखनी आती क्या? बेटा लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? बेटा अपन को लाइन की इक्वेशन पता है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। यस, ये होती है। और बेटा ए बी सी निकालने का अपन क्या यूज करते हैं? x2 माइनस x1, b बेटा क्या करते हैं? y2 माइनस y1, c करते हैं बेटा z2 माइनस z1, ये यूज करते हैं। तो बेटा x2 माइनस x1 अपने पास में है, तो a2 क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 4 आ जाएगा, ये 4 माइनस 2 2 आ गया। तो बेटा इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस y प्लस 1 कर देता हूं बेटा 4, z माइनस 2 अपॉन 2। बेटा ये लाइन की इक्वेशन आ गई क्या? ये किसको मिल रही है? इस प्लेन को मिल रही है, किसी पॉइंट P पे मिल रही है। तो मैं इक्वल टू कोई ना कोई एक लैम्बडा मान लेता हूं। तो बेटा यहाँ से लैम्बडा मानूंगा तो वो बेटा कोई ना कोई पॉइंट आएगा। x पॉइंट क्या आएगा? 3 लैम्बडा प्लस 2 आ जाएगा, y बेटा क्या आएगा? 4 लैम्बडा माइनस 1 आ जाएगा, और z बेटा क्या आ जाएगा? 2 लैम्बडा प्लस 2 आ जाएगा। ये किसके ऊपर है बेटा? प्लेन के ऊपर है। तो प्लेन के ऊपर इसको सेटिस्फाई कराऊंगा, और किसकी इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास में? बेटा किसकी इक्वेशन आ जाएगी? लैम्बडा की आ जाएगी। यस और नॉट? कोई डाउट? तो यहां से अपने पास में बेटा क्या आ जाएगा? आर पॉइंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब अगेन क्या बोल रहा है बेटा? द डिस्टेंस पॉइंट आर फ्रॉम द प्लेन। अब उस पॉइंट की डिस्टेंस इसकी निकालनी है, और किसके पैरेलल? इसके पैरेलल निकालनी है। तो मतलब बेटा उस पॉइंट से जो हमने पॉइंट निकाला उससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे और इसको सेटिस्फाइड कराएंगे। तो इस पॉइंट पे एक प्लेन आएगा, इस प्लेन पे एक पॉइंट आएगा, तो उन दोनों पॉइंट के बीच के अपन क्या निकाल देंगे? डिस्टेंस। देखो बेटा इसको 2 पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट क्या है कि वो लाइन इस पे कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है, छोड़ दो। अब बेटा दूसरा क्या कि ये कोई लाइन है पैरेलली, और ये कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के इसके पैरेलली हमें ये इक्वेशन निकालनी है। समझ में आ रहा है? तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। ये लाइन बेटा आपको गिवन है, कौन सी वाली? ये देखो ये लाइन गिवन है, इसके पैरेलल मतलब इसके पैरेलल ये लाइन है कोई पॉइंट। अब उसके पैरेलल हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, इसके इस डायरेक्शन में मतलब इसके डायरेक्शन में पॉइंट निकालना है। तो अपन इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी इक्वेशन अपने पास में आराम से आ जाएगी। कैसे? ये पॉइंट अपने पास में ऑलरेडी है, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने अभी यहाँ पे देखो निकाल लिया। क्या आया पॉइंट? -1 -5। ये पॉइंट बेटा आपका क्या आ गया? मैं यहाँ पे बेटा देखो आपको करवा देता हूँ। देखो बेटा ये पॉइंट आ गया -1 -5 0। और बेटा ये लाइन ऑलरेडी आपकी गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या है? जो भी गिवन है अपने को इन 3 चीज़ों से मतलब है, क्योंकि अपने को सिर्फ ABC की वैल्यू चाहिए, जो डायरेक्शन रेशियोज होता है उसी से अपनी हेल्प मिलेगी। तो बेटा तो ये पॉइंट जो ये पॉइंट है यहाँ से इक्वेशन। तो बेटा देखो ये पॉइंट आपके पास में R गिवन है। पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा? -1 -5 और 0। और बेटा इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या था? 2 2 1। तो बेटा इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x + 1/2 = y + 5/2 और z/1। यस और नोट? और देखो बेटा ये इक्वेशन आ गई। कैसे इक्वेशन आई समझ में? तो इस पे बेटा मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ, इक्वल टू कुछ भी मान लिया मैंने, म्यू मान लिया। तो बेटा यहाँ से म्यू की वैल्यू आएगी ये, और ये किसके ऊपर होगी बेटा? इस प्लेन के ऊपर होगी। कौन से वाले प्लेन के ऊपर? इस प्लेन के ऊपर। तो मैंने इस प्लेन को सेटिस्फाइड करा दिया, तो म्यू आ गया। तो बेटा आपका म्यू आया, तो ये पॉइंट आ गया जिसके डायरेक्शन से हमें निकालना है। तो इन दोनों के बीच में अपन क्या निकाल देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बीच में और इसके बीच में, और अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? और डिस्टेंस आ जाएगी। जिस डायरेक्शन में हमें वो मेजर करनी थी वो डिस्टेंस अपने को डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी। ओके बेटा? हाँ बेटा, तो फंक्शन का सवाल है, इसमें यूज किया है, और इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको चलते हैं। डेफिनेट और फंक्शन को मिक्स करके बनाया है बेटा। अब बेटा देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या थी कि इसको ना एक कंडीशनल डाल दिया ना, लेट द फंक्शन फ्रॉम 0 से 2 to R। तो डोमेन डाल दिया। अब बेटा 0 से 1 के बीच में बेटा x² मिनिमम होता है, या फिर बेटा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसको अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हो बेटा। तो अपन बात कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में। बेटा 0 से 1 के बीच में 0 क्लोज है और 1 पे ओपन है। बेटा कौन सा छोटा होता है? एक सिंपल सा, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेटा एक चीज़ दिमाग में ले लेना। बेटा इसके अंदर डेसिमल्स में यदि आपने 0.1 रखा तो बेटा बाहर क्या आएगा? 0.1 आएगा। बट ये बेटा यदि आपने इसमें 0.1 रखा और इसका स्क्वायर किया तो बेटा बाहर क्या आएगा? क्योंकि बेटा इसका स्क्वायर है 0.01। तो बेटा पॉइंट सेम वैल्यू के लिए कौन सा छोटा हो गया बेटा? x² छोटा हो गया। यस और हमें क्या चाहिए? मिनिमम वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? सिंपल सा फंड है। क्यों हुआ? आई थिंक रीजन समझ में आ गया होगा कि 0 से 1 के लिए, जब 0 से 1 के लिए ये डेसिमल्स नंबर देगा और ये डेसिमल्स का स्क्वायर करके उसको और छोटा कर देगा, तो बेटा यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? x²
छोटा हो जाएगा। तो बेटा पहले पोर्शन का हमें निकालना 0 से 2, तो इसको अपन 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 0 से 1 x, fx बेटा आपका क्या आएगा e की पावर x स्क्वायर dx हो जाएगा, प्लस 1 से 2 चलेंगे। अब बेटा 1 से 2 के लिए देखते हैं, 1 से 2 के लिए बेटा आपको फंक्शन गिवन है x माइनस लॉग x माइनस लॉग बेस और ई एक्स है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटा, और कंडीशन क्या है x है बेटा 1 से 2, 1 से 2। बेटा एक बात बताओ बेटा, x को 1 पुट कर दो तो 1 आएगा, ये 0 एग्जैक्टली आएगा, तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। अब मैं जैसे 1 से वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, सपोज करो मैंने 2 रखा, तो ये 2 आएगा, ये ln2 आएगा, ln2 की वैल्यू आपको पता है यदि बेस ई है तो 0.693 होती है, 0.693 होती है। तो बेटा मतलब ये 1.4 के बोलो तो 1.3 समथिंग आंसर आ रहा है। यदि 2 पे बात करो तो 2 पे 1.73 1.3 आ रहा है, मतलब वो 1 से बढ़ा रहा है, उसका ग्रेटेस्ट भी क्या होगा 1 होगा। अब बात करते हैं बीच के इंटरवल की, तो बेटा ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है उसको अपन डिफरेंशिएशन से पता करेंगे। जो पता किया तो बेटा आ रहा है कि दोनों का डिफरेंस मतलब 1 से ज़्यादा है, तो बेटा इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से 2 के लिए हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ e की पावर 1, तो बेटा यहाँ पे अपन डायरेक्टली सोल्व कर देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे x इंटू ई डी एक्स, और इसको सिंप्लीफाई सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको बेटा, एक्स स्क्वायर को अपन क्या मान लेंगे t, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आपको पता है कैसे हो जाएगा बेटा, जो भी होता है 0 से 1 ये हो गया बेटा e की पावर t dt 1/2, यस और नॉट, प्लस ये आपका डायरेक्टली आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, e मल्टीप्लाई में है ये 1 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा सोल्व करने से अपने आप का आंसर आ जाएगा। ये देखो बेटा x e की पावर x x डॉट e, जब इसको सोल्व किया तो 2e माइनस 1/2। ईजी सवाल था, अच्छा सवाल था, करने में मज़ा आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट समझने में मज़ा आना चाहिए। सिंपल सा फंडा ये है, यहाँ पे बेस में पावर में है ये सब चीज़ें, क्लियर। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सवाल देखने में डरावना सा लगता है, लेकिन डरावना होता नहीं है यदि इसको अच्छे से समझ लिया जाए। कि बेटा एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स से दूर भागते हैं, कॉम्प्लेक्स समझना, अरे सर इसमें जेड है प्लस आइटा पता नहीं क्या क्या आ रहा है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। नहीं बेटा डरना नहीं है, सिंपल सा फंडा है, बस गिवन चीज़ों को यूज करो। इसमें देखो बेटा ऑलरेडी बोला है ए बिलोंग्स टू सी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक सेट दे रखा है जेड बिलोंग्स टू सी, जेड दे रखा है, रियल पार्ट ऑफ ए प्लस जेड बार ग्रेटर देन इमेजरी ऑफ ए बार प्लस जेड, एंड बी पार्ट दे रखा है सेम चीज, बस यहाँ पे लेस कर दिया, लेस देन कर दिया ए प्लस जेड बार ए बार देन। तो बेटा कंडीशन क्या चीज़ है बेटा, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ, मेरी मर्जी से मैंने मान लिया x1 प्लस आइटा y1 मान सकता हूँ। तो बेटा जेड कोई कॉम्प्लेक्स है तो ऑलरेडी मैं जेड को तो अपना ऑलरेडी लेते हैं, क्या लेते हैं x प्लस आइटा y लेते हैं। अब यूज करते हैं बेटा गिवन चीज, बेटा पहले में गिवन चीज क्या है, रियल पार्ट ऑफ ए प्लस जेड बार इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए बार प्लस जेड। बेटा एक बात बताओ, इसका रियल पार्ट क्या होगा, मतलब ये दोनों चीजें होगी जेड बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रियल पार्ट बेटा क्या जाएगा, मैं बात करूं इसकी तो बेटा रियल पार्ट आ जाएगा x प्लस x1 ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट बेटा ए बार मतलब यहाँ से माइनस, तो माइनस y1 प्लस y। ये वैल्यू हमेशा हमेशा इससे बड़ी होनी चाहिए। अरे भाई साहब क्यों होनी चाहिए, हमें पता है बेटा यहाँ पे क्या चीज़ पता है, हमें ये चीज़ तो पता है ना, x1 y1 x, y बिलोंग्स टू r होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, और अगले ने कोई कंडीशन भी नहीं लगाई, तो बेटा मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो ये कैसे पता करोगे हमेशा हमेशा बड़ा होगा, अरे नहीं भाई साहब बहुत सारी चीज़ों में इक्वल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अरे यार क्यों कर रहे हो, दोनों जीरो ले लो, इधर 1 ले लो, यहाँ दोनों जीरो ले लो, इसको -1 ले लो और इसको 1 ले लो, तो भी देखो बेटा ये 0 प्लस 0 बन जाएगा। जैसे आपने कुछ भी वैल्यू ले लो, x इक्वल टू बेटा आपने 1 ले लिया, x1 इक्वल टू आपने 2 ले लिया, तो बेटा इधर कितना बन गया 3। अब बेटा देखो y1 की जगह आपने ले लिया -4, ले सकते हो ना, रियल नंबर है क्या प्रॉब्लम है, तो ये 4 बन गया। y की जगह कुछ भी ले सकते हो, 2 ले लिया, ये हो गया। तो बेटा ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है, तो हर कंडीशन में ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। हाँ होगा नहीं, बट ऑलवेज नॉट ऑलवेज कभी ये नहीं होगा। तो बेटा ये कंडीशन अपन क्या बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। एल सिमिलर बेटा दूसरे में क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिंबल चेंज कर रहा है, और कुछ ए प्लस जेड बार बोला, इधर भी ए प्लस जेड बार बोल रहा है, ए बार प्लस जेड बोला, सिंबल चेंज कर रहा है। बेटा जरूरी थोड़ी है, उधर भी तो हो सकता है, जैसे मैं अब ये बड़ा होगा जरूरी थोड़ी है, बड़ा ये भी तो बड़ा हो सकता है, जैसे इसको ले लिया 4 और प्लस 5 ले लिया, 9 बन गया। इधर मैंने y1 ले लिया बेटा 5 की जगह सपोज करो 3 ले लिया, कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 ले लिया, तो -3 + 2 कितना बचा, -1 बचा। बेटा ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो बेटा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया,
गलत हो गया। तो बेटा अपन क्या बोलेंगे, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, यस और नॉट। इसमें देखो ये बोला ना, इमेजिनरी ग्रेटर जीरो देन द सेट ऑफ द ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, इफ लेस देन जीरो देन कंटेंट बी कंटेन्स ऑल द। बेटा कहाँ इमेज करेगा, इमेजिनरी ऑफ कहाँ कर सकता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कुछ भी अपन इसमें चेक कर सकते हैं। और आई थिंक ये इस मेथड से आराम से इजीली हो भी जाएगा। तो बेटा इसमें हमने इसको सोल्व भी किया है। डिटरमिनेंट इक्वल टू दे दिया, लैम्बडा और लैम्बडा बाई 3 इनमें से किसी इक्वेशन के रूट है। तो इन शॉर्ट हमें निकालना है। एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला, अगर नहीं बोला तो अच्छी बात है ना भाई साहब, हमें वही तो सवाल चाहिए जो कोई कुछ नहीं बोला, हमें पता है। और कोई एक्स इनसे बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स बिलोंग्स तो क्या होगा भाई साहब, रियल नंबर होगा। अरे वाह, मजा आ गया, एक्स रियल नंबर है तो बेटा टेंशन क्यों लेनी, एक्स इक्वल टू 0 पुट करो ना यार, टेंशन लेते ही नहीं है अपन। जब 0 पुट करेंगे तो बेटा क्यों, क्योंकि एक्स को रियल पार्ट्स का है, कोई इक्वेशन है, कोई रियल नंबर है, तो हमें इससे प्रॉब्लम क्या है, बस अब पुट कर दिया। क्योंकि जो एक्स में जब नहीं बोला तो रियल नंबर होगा, तो जब 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू बेटा 9/8, ये भी 0 हो गया, इंटू 81। तो इसको सोल्व किया, लैम्बडा क्यूब क्या है बेटा 9 इंटू 81/8। बेटा देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 9, ये 9 का स्क्वायर, ये 9, तो 9 का क्यूब, ये 9 का क्यूब बेटा ये क्या हो गया 2 का क्यूब इक्वल टू लैम्बडा क्यूब। तो बेटा लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई रे भाई साहब, 9/2 आई कि नहीं आई, सोचने की जरूरत है क्या। तो पहली लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, तो मतलब अपने पास में देखो बेटा ये तो आ गई, कितनी आएगी 9/2। अब हमने को चाहिए क्या, लैम्बडा बाई 3, लैम्बडा बाई 3 मतलब 9/2 डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कट गया, कितना है बेटा 3/2। तो लैम्बडा बाई 3 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3/2। मतलब ये आपका क्या रूट आ गया अल्फा, और ये आपका रूट आ गया बीटा। तो अल्फा बेटा अल्फा प्लस बीटा मतलब बेटा 9/2 प्लस 3/2, यस और नोट 3 पर कितना हो गया बेटा 6 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया बेटा 9/2 इंटू 3/2 बेटा कितना आया 27/4। चेक कर लो बेटा कहाँ पे आ रहा है ये चीज़ें, मुझे तो दिखाई दे रहा है बेटा, आपको भी आई थिंक अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा रूट में क्या आ रहा है। सोचने की जरूरत है क्या, आराम से हो गया होगा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्लियर। ये लो बेटा इसी तरीके से हमने किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस सी 3/2 9/2, कोई टेंशन बेटा। क्योंकि इस सवाल में इतना दिमाग क्यों लगाना है हमें, अरे अगले ने हमें कुछ बोला ही नहीं, हमने तो ये बोला भाई साहब इसका जो वैल्यू आएगी ना वो इसको इसके इक्वल टू आएगी, यहाँ से हमें वो निकालना पड़ेगा लैम्बडा, क्लियर। तो जो लैम्बडा आएगा तो लैम्बडा और लैम्बडा बाई 3 इनमें से किसी इक्वेशन के रूट है, तो वो इक्वेशन कौन सी है, तो एक्स दे रखा है, तो बेटा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अपन 0 पुट करेंगे। ज़्यादा दिमाग फालतू क्यों लगाएंगे, हमें एग्जाम में नंबर बनाने हैं, हमें वहाँ पे ये नहीं दिखाना यार मैंने इस सवाल को 15 मिनट दिए, बेटा 15 मिनट दिया तो उसमें हमारा लॉस है, हमें टाइम बचाना है, कम टाइम में मैक्सिमम आंसर निकालना है। तो अपन वो चीज़ यूज करेंगे जिससे अपने सबसे छोटे तरीके से आंसर आए। छोटे तरीके से मैथ्स में आंसर कब आते हैं, जब कैलकुलेशन कम से कम करें। जितनी कैलकुलेशन कम करोगे उतना टाइम अपना बचेगा, और जितना टाइम बचेगा बेटा उतना ही टाइम अपना दूसरे क्वेश्चन को देंगे और अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो ये मेथड से बेटा सिंपल से अपन यूज कर सकते हैं। प्रॉपरली सोल्व करोगे तो बेटा सपोज अगर आपने इसमें 0 नहीं रखा होता, एक्स से रखा होता, तो और उसकी प्रॉपर्टी लगाई होती R1 माइनस R2 या C1 माइनस C2, कुछ भी प्रॉपर्टी यूज बेटा 2-3 प्रॉपर्टी लगाते 1-2 मिनट तो वहीं खो देते, और जब 1-2-3 मिनट खो देते हैं फिर इसको सिंपली सोल्व करने की कोशिश भी करते तो बेटा मल्टीप्लाई में जाते बड़ा सारा आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। तो उससे अच्छा ना बेटा डायरेक्टली यूज करो और इसका अपना आंसर निकालें। हाँ जी बेटा अपन बात करते हैं इस सवाल की, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये। बेटा देखो अंदर देखने में डरावना सा बना रखा है, लेकिन डरावना है ये है नहीं। वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, फंक्शन जो लेस देन और इक्वल टू होता है वो हमें सबको पता है। इसने फंक्शन क्या दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 10। बेटा कोई बात नहीं, हमने क्या किया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन को ही हमने टी मान लिया। सबसे सिंपल काम करते हैं, जो डोमेन की प्रॉपर्टी होती है हमने वो डोमेन की प्रॉपर्टी लगा दी। तो बेटा हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने मान लिया टी। तो बेटा देखो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे तो इतना बता दो। क्योंकि नीचे इक्वल टू नहीं ले सकते बेटा, इक्वल टू लेंगे तो नीचे ये डोमेन में नहीं आएगा, 0 बन जाएगा, 0 अपन ले नहीं सकते, तो दिस शुड बी इक्वल ग्रेटर देन 0। तो बेटा इसको सिंपली सोल्व करते हैं ना, ज़्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है, क्लियर। ये अपन इसमें लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। तो बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2t माइनस 10 ग्रेटर देन 0। तो टी को बना के बेटा t माइनस 5 प्लस 2 t माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो t माइनस 5 t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। बेटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब ये वैल्यू बेटा एक पे आएगा 5, एक माइनस 2, प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस, हमें कौन सा चाहिए प्लस बेटा, इससे बड़ा चाहिए, इससे छोटा चाहिए। मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई बेटा, क्या कि t लेस देन -2 एंड t ग्रेटर देन, जो भी बीच में और लोगे, और t ग्रेटर देन 5। अब बेटा t क्या था आपका, देखो बेटा आपने ये t माना है, t बेटा t क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन -2, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5। बेटा एक बात बताओ यार, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 कब बनता है, 5 बनेगा क्या, 5 से बड़ा क्या बनेगा इंटीजर 6, तो बेटा अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 5 से बड़ा 6 होगा, क्योंकि बेटा बीच में नंबर तो आएगा नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और जब बेटा ये 6 मिनिमम 6 चाहिए तो बेटा x की कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगी कि नहीं होगी, कि बेटा आपको याद करो रियल लाइन पे, बेटा ये 6 से छोटा होगा तो 5 बन जाएगा, 6 से बड़ा होगा तभी ये मिनिमम 6 बन पाएगा, अदरवाइज ये नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2, बेटा -2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, -3, बेटा ये -3 मतलब लेस देन इक्वल टू -3 लिख सकता हूँ। तो बेटा ये -3 कब बनता है, जब 2 से कोई भी वैल्यू छोटी जाए, जब 2 से वैल्यू कोई छोटी जाती है -3 बनेगा, तो बेटा मैं यहाँ से x क्या लिख सकता हूँ, हाँ इक्वल टू 2 होगा, -2 होगा तो -2 बन जाएगा, तो यहाँ से लिख सकता हूँ x लेस देन -2, तो बेटा यहाँ से इस साइड क्या आ जाएगा, -∞ से -2, इस पे दोनों पे ओपन यूनिक क्लोज 6 से इन्फिनिट। बेटा कोई है क्या ऐसा आंसर, अरे यार बेटा ये रहा, तो ये रहा आंसर, अपने को आंसर इसका मिल गया, तो बेटा इसका फटाफट इसका आंसर आया कि नहीं आया, क्लियर, तो इसका आंसर यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं था, तूफान वाला मामला हो जाएगा आराम से, क्लियर बेटा, ये बेटा चलो देखो बेटा, ये बेटा एरिया अंडर द सवाल आया, और सवाल थोड़ा बोलूँ तो मैं, हाँ ट्रिकी नहीं, ट्रिकी भी बोल सकते हो, बस इसको निकालने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इस सवाल को अप्रोच करना है। अब इसमें देखो बेटा सवाल में लिखा क्या है, इफ ए इज द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली इनक्लोज्ड बाय द कर्व सी 2x² - y + 1 = 0 एंड द टेंजेंट टू सी एट पॉइंट 1,3, तो मतलब इसके ऊपर इस पॉइंट पे हमें पहले टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, ओके, एंड द लाइन x + y = 1 देन द वैल्यू ऑफ 60, मतलब a निकालना है तो 60 अपने आप निकल जाएगा। देखो बेटा जो अपने पास करवा था y = 2x² + 1, उसका ये आया बेटा, इस पॉइंट की जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो ये आई, अब वो ये आई कैसे डायरेक्टली अपन बेटा निकाल सकते हैं, dy/dx कितना हो गया बेटा 4x, पॉइंट क्या था 1,3, तो x = 1 रखा, तो बेटा इसको बोल सकते हैं अपन स्लोप बेटा 1,3 पे, तो बेटा m आपकी क्या आ जाएगी बेटा 4, और पॉइंट क्या है 1,3, तो याद करो y - 4x - 1, अपन ये शायद आराम से लिख सकते हैं, तो इसको सोल्व किया बेटा y 4x 4 इधर जाएगा, तो बेटा ये माइनस का 4, आई थिंक 3 है क्या बेटा, ये y3 है, y3 है तो 3 उधर का जाए बेटा, उधर जाएगा तो क्या आ गया -1। तो देखो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गई, ये आ गई, जो कि ऐसे जा रही है। और बेटा एक दूसरी लाइन दे रखी थी अगले ने, पहले x + y = 1, तो बेटा x + y = 1, ये जो कर्व है वो भी 0,1 से पास हो रहा है, और जो x + y = 1 है वो भी इस पॉइंट से पास हो रही है, तो मतलब अपने को एरिया कौन सा निकालना है, अपने को ये एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट एरिया निकालना है। तो निकालें कैसे बेटा, सबसे पहले अपन इस कर्व का 0 से 1 तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, 0 से 1 कर्व क्या बेटा आपका y = 2x² + 1 dx। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से यहाँ तक किया तो मेरे पास में ये पूरा एरिया आ गया, अब पूरा एरिया आ गया तो मुझे मतलब ये एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो बेटा देखो ये एरिया तो मैं डायरेक्टली माइनस कर सकता हूँ, ट्राइंगल बना दिया, मेरे पास में ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो 1/2 1 × 1 × 1/2, तो देखो ये माइनस क्या है एरिया ऑफ क्यू ओ टी, क्यों बेटा क्यू ओ टी डायरेक्टली ये आ गया बेटा, ये देखो -1/2 कर दिया, और बेटा ये एरिया भी मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कि बेटा मेरे पास में ये देखो ये लेंथ है 3, ये 1, तो ये बेटा आ जाएगा 3/2, यस और नॉट, ये 3 है और ये है, तो मेरे पास में ये एरिया मैं माइनस कर दूंगा। अब बेटा देखो ये एरिया कितनी बार माइनस होगा 2, तो एक बार मैं इसको ऐड कर दूंगा, मेरे पास में इसके तीनों पॉइंट है, ये पॉइंट भी है और इसका ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है, तो मैं सारूस फॉर्मूला या जो वर्टेक्स के तीनों पॉइंट दे रखे हैं उनसे वो निकाल के ये एरिया मैं माइनस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये एरिया मैंने ऐड किया, तो मेरा ओवरऑल आंसर आराम से सिंप्लीफाइड आ जाएगा। क्लियर, ए दे रखा बेटा सेट, बी भी दे रखा, देन द नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा। देखो बेटा पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बेटा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस 1
इक्वल टू दे रखा है f(4), ये लिख सकता हूँ। और बेटा f(4) ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बेटा 6 बोल सकता हूँ, कोई डाउट है क्या? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 6 बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6 ही आ सकती है, तो ये हमेशा 6 होगी। तो बेटा मैं यहाँ से एक चीज़ और बोल सकता हूँ फिर, f(1) प्लस f लेस देन इक्वल टू 5। ये लो बेटा, जो मुझे चाहिए था उसका कॉन्सेप्ट बन गया। अब बेटा 5 कैसे कैसे बन सकता है वो आपको सिंप्लीफाइड बताना है। जैसे बेटा 1 के लिए बेटा यदि अब f(1) की वैल्यू बेटा 1 लेते हो तो बेटा f(2) के आपके पास में कितने ऑप्शंस है? कितने ऑप्शन है बेटा? 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। कितने ऑप्शन है बेटा? 4 ऑप्शन है कि नहीं है? तो इस तरीके से अपन इसके सारे ऑप्शंस बना लेंगे। तो बेटा इस तरीके से अपन सारे ऑप्शन बना लेंगे। ये आ गया f(1) ले सकते हैं, f(2) के कितने 4 ऑप्शन हो सकते हैं? जैसे f(1) 2 ले लिया तो बेटा 1 2 3 ले सकते हैं, बेटा 1 3 ले लिया तो इसके 1 2 ले सकते हैं, 4 ले लिया इक्वल टू ये कितना आ जाए 1। तो बेटा ये देखो इतने सारे इसके ऑप्शंस बन सकते हैं। और बेटा f5 और f6 पे कोई कंडीशन है क्या? कोई कंडीशन नहीं है। तो बेटा f5 पे देखो f5 और f6 फ्री है, और उसके पास में कितने कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। तो बेटा उन दोनों पे कोई कंडीशन नहीं है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों के लिए 6, और बेटा 1 2 3 4 के लिए अपनी क्या कंडीशन आ गई? 4 3 2। ये सारी कंडीशन ऐड कर देंगे, कितने आ गए? 7 3 10 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ गया बेटा? 360। यस और नॉट? कितना सिंपल है, बस इसमें दिमाग लगाना था, हमें यूज क्या करना है। f(1) 2 5 और 6 दे रखा है, 3 और 4 इसकी कंडीशन नहीं है, तो अपन इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर? लेट द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट। अब बेटा कई बार क्या होता है, बच्चा है ना ये बोल जाता है, अरे सर पैराबोला की ना मैं टेंजेंट की इक्वेशन बोल गया इसलिए मुझे नहीं आया। अरे नहीं आया तो बेटा निकाल तो सकते हो ना, कोई बड़ा ये थोड़ी है। अगले ने साफ साफ हिंट दिया है कि आपको प्रॉब्लम क्या होती है कोऑर्डिनेट्स में, एलिप्स हाइपरबोला के सर फॉर्मूले याद नहीं होता। अरे बेटा नहीं होते तो कोई बात नहीं है ना, निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो वो यूज करेंगे। टेंजेंट टू द पैराबोला, बेटा इसकी हमें टेंजेंट निकालनी है 12x, और किस पॉइंट पे निकालनी है? 3 अल्फा पे निकालनी है। और अगले ने बोला है कि टू द पॉइंट 3 बी परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बेटा इस लाइन की स्लोप क्या है? इस लाइन की बेटा स्लोप क्या है? m इक्वल टू -1 है। तो बेटा उसकी स्लोप क्या होगी? m इक्वल टू 1, क्योंकि याद करो बेटा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, तो m2 बेटा क्या हो जाएगी? 1। बेटा अब इसकी स्लोप निकालेंगे कैसे? 2y, y डैश इक्वल टू 12। तो बेटा y डैश इक्वल टू कितना आ गया? 12/2y। y की बेटा अल्फा इक्वल टू 1 लिख दूँ तो ये हो गया 6। यस और नोट? तो बेटा अल्फा इक्वल टू वाई की वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 6। अरे ये लो भाई साहब, ये आपके अल्फा आ गया, ये पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो टेंजेंट की इक्वेशन आई कि नहीं आई? तो डायरेक्ट बेटा टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ये बेटा पॉइंट क्या हो गया? 3,6 हो गया, तो y माइनस 6 m1 है x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3। ये आपकी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं, यहाँ तक मेरा सवाल पूरा हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। देन द square of distance of the points, the square of the then the square of the distance of the points from the normal to the hyperbola is at its point। इस पॉइंट पे नॉर्मल है। अब बेटा अब ये नॉर्मल है तो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली 6, तो बेटा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 - 1 5 और अल्फा प्लस 2, तो बेटा कितना हो गया? 7। तो मतलब इसके और यहाँ पे अल्फा की इस वैल्यू भी आ गई, तो x² - 9y² इक्वल टू 9 इंटू 6 कर। ये लो बेटा आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन भी आ गई, और वो पॉइंट भी आ गया जहां पे अपन को क्या निकालना है? नॉर्मल। क्लियर? तो उसकी उससे डिस्टेंस निकाल देना, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द नॉर्मल, उस पॉइंट से अपन इसकी डिस्टेंस निकाल देंगे। देखो बेटा ये देखो बेटा अल्फा बराबर 6 ने इससे निकाला, तो अल्फा बराबर 6 अपन ले लेंगे। अब इस पे अपन को क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना है बेटा। देखो कि 9 से 9 कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर इधर आ रहा था, अल्फा स्क्वायर रखेंगे तो बेटा ये हाइपरबोला बन गया। तो हाइपरबोला आपका ये बन गया। इस पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 2। अल्फा का पॉइंट बेटा आपका क्या आया था? 5 आया था, 7 आया था, यही आया था क्या? वो अपन इसमें क्या रख देंगे? ये इसमें रख देंगे। तो बेटा इससे अपनी ये इक्वेशन किसकी आ गई? याद करो इक्वेशन x/x1 इक्वल टू a² प्लस b²। ये इक्वेशन इससे अपनी किसकी इक्वेशन आ गई? नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। जब मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया तो बेटा सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या आई? नॉर्मल की इक्वेशन ये आ गई। इसकी डिस्टेंस किस पॉइंट से? 6, -4 से। इस पे अपन जब 6, -4 लिखेंगे तो इसकी डिस्टेंस क्या आएगी बेटा? वो डिस्टेंस फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b² ये निकाला, तो बेटा आपकी डिस्टेंस क्या आ गई? ये आ गई। इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो बेटा स्क्वायर निकालने का तरीका देखो, 58 इंटू 58 अपॉन 29 का स्क्वायर 29। तो बेटा ये इससे कट गया 2, तो 58 इंटू 2 कितना आ गया बेटा? 11
6 आ गया। क्लियर, बात समझ में आया? अगेन सीक्वेंस सीरीज का सवाल वो भी मिसलेनियस वाला सवाल है। अगले ने साफ बोल दिया कि इक्वल टू 10 है। अब बेटा देखो आपको प्रॉब्लम क्या है सर, ये हमें एपीजीपी दिखाई नहीं दे रही है, नीचे जीपी तो दिखाई दे रही है, के जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला क्यों नहीं समझ आ रहा है सर? देखो यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो बेटा कोई बात नहीं ना, नहीं आ रहा तो अब 4 5 6 तो मतलब पहले स्टेप ही नहीं है, तो मतलब इसको हमें 2 बार इसको लिखना पड़ेगा, तो 2 बार लिख लेंगे। और इसका सम हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? देखो बेटा देखो इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू 10 दिया तो 10 लिख देंगे, 1 को इधर लेके गया तो 9 हो गया, ये चलता गया। अब हमने इसको क्या किया बेटा, के से 1/k से मल्टीप्लाई किया, तो ये 9/k हो गया, ये 4/k स्क्वायर ये किया, तो बेटा माइनस करते गए, तो ये बेटा देखो सिंप्लीफाइड किया। एक बार फिर से करेंगे तो बेटा ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जब इक्वेशन बनेगी तो इसको अपन ये सॉल्व कर लेंगे, तो बेटा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यस और नॉट? बेटा इसमें क्या होता है कि ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना तो बेटा ये डराने के लिए होते हैं। ये बोलता हूँ कि बच्चा कोई ना कोई सवाल तो छोड़े कि ऐसा सोचे अरे यार इसको एक स्टेप में आंसर नहीं आएगा, कि मेरी एपीजीपी डायरेक्टली है तो मैं 2 स्टेप या 3 स्टेप जाना पड़ सकता है। तो बेटा जाओ ना यार, पेपर देने ही क्यों गए अपन, ये करने ही तो गए हैं, तो हमें 2 या 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा, नहीं बेटा, तीसरी स्टेप में आएगा तो आपकी प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगी, उसको अपन वेरीफाइड डायरेक्टली सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करना है समझ में आया? इक्वल टू 10 दिया है, जाएंगे पहली स्टेप लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे, 9 आ गया, के से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, अगेन स्टेप आई, देखो माइनस कर दिया, इसमें से माइनस किया, ये आ गया, चलता गया। अब देखो बेटा इसको छोड़िए, 4 5 6 जा रही है, 1 आ गया, तो एक स्टेप और करेंगे तो बेटा सब में क्या आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। और मुझे ये 1 ही चाहिए था, ये मेरा आंसर। अब इसको सिंप्लीफाइड आप सोल्व कर सकते हो, ये प्रॉपर आपकी जीपी बन गई, इसको प्लस कर दो, ये प्लस रखो, ये प्रॉपर आपने जीपी सोल्व की, ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। क्लियर बेटा? हाँ जी बेटा, अगेन सवाल सुंदर अच्छा सा दिख रहा है, 3D का। लाइन दे रखी है बेटा x = 1 - y, तो बेटा सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाइड सोल्व कर दूं, दिमाग मत लगाना, y - 1 2 कर दो। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि बेटा सवाल वाले ने वही दिया था 1 - y अपन -2, तो इसको सिंप्लीफाइड कर दो ना, y - 1 अपन में क्या आ जाएगा 2, और लैम्डा बिलोंग्स टू अगले ने दिया है बेटा रियल नंबर। मीट द प्लेन, इस प्लेन को मीट करता है किस पॉइंट पे, अल्फा बीटा गामा पे। इफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन p, बेटा देखो सिंपल सा फंड है, ये प्लेन है बेटा और ये आपकी कोई लाइन जा रही है, इसके बीच में बेटा एंगल कोई दे दिया, इसको एंगल को बोल दिया मैंने बेटा थीटा बोल दिया, तो थीटा क्या दिया, cos इनवर्स √5/4। क्लियर? जब ये पॉइंट दे दिया तो बेटा ये थीटा हो गया, बट हमें ये निकालना है, तो हमें तो ये पता है, तो ये पर निकाल सकते हैं क्या, 90 - थीटा। बेटा ये cos थीटा का फॉर्मूला पता होता है, तो यहाँ पे cos थीटा नहीं cos 90 - थीटा आएगा, तो इसको बोल सकता हूँ मैं sin थीटा, a1/a2 + b1/b2 a1a2 + b1b2 + c1c2 √a²b²c² + a2b2c²। और वो अपने पास में सारे हैं, बट अपने को लैम्डा निकालना पड़ेगा। बेटा लैम्डा के लिए तो कंडीशन दी है ना, cos थीटा आपको दे रखा है, cos थीटा बेटा क्या दे दिया, √5/√14, तो क्या sin थीटा नहीं निकाल सकते क्या? ये बेटा ट्राइंगल रहा, ये आपका √14 हो गया, ये थीटा है, तो बेटा ये √5 हो गया, तो बेटा ये निकल जाएगा क्या, 3 आ जाएगा, तो बेटा sin थीटा क्या आ जाएगा, 3/√14 a1a2 b1b2, तो मतलब देखो x पहले आएगा 1, 2 × 2 + 4, हाँ बेटा 3 × लैम्डा 3 लैम्डा अपॉन में a² b² c² मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 हो गया प्लस लैम्डा स्क्वायर। इधर बेटा क्या आएगा 1 2 3 तो 9 10 14 का मोड। बेटा देखो इससे ये तो कैंसिल आउट, यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आते ही अपन क्या कर लेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे उस लाइन पे और इसको इस पे सेटिस्फाइड करा देंगे, किस पे, प्लेन पे, तो वहाँ पे वो पॉइंट आएगा, वो पॉइंट तो आपका अल्फा बीटा गामा है, तो वहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। क्लियर? तो बेटा ये पॉइंट मान लिया इसका ये हो गया, हमने ये कंडीशन लगाई तो लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ गई, तो बेटा 2/3 आ गई तो अपन 2/3 को कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो अपने पास में इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। और इसके इक्वल टू हमने कोई वैल्यू मान ली, म्यू एक पॉइंट मान लिया आर की फॉर्म में, आर म्यू कुछ भी मानना है मान लो, उसकी फॉर्म में हमने एक पॉइंट माना। जब ये पॉइंट माना तो बेटा देखो पॉइंट आ गया, वो पॉइंट किसके ऊपर होगा, प्लेन के ऊपर, तो प्लेन के ऊपर सेटिस्फाइड करेंगे तो उस म्यू की वैल्यू आएगी, जैसे टी माना टी की वैल्यू -1 आई तो यहाँ पे 1 रखा तो ये अल्फा बीटा आपका गामा आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गया, अल्फा बीटा गामा इसमें रख दो, जो भी आंसर चाहिए वो अपने पास में आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर? सिंपल सा सवाल बेटा, कुछ भी नहीं कर रहा है,
ये सवाल बार बार ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस सवाल को दो तरीके हैं, या तो e की पावर 4x से डिवाइड कर दो, या फिर e की पावर 2x को अपन क्या मान लेंगे t। इनमें से जो मेथड यूज करना है अपन जो भी चाहिए उससे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। t मानोगे तो आपको देखने में सुंदर लगेगा, आप डरोगे नहीं। ये मानोगे तो हाँ भाई मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैं सोल्व कर लूँगा, एक IITian हूँ, मैं आराम से सोल्व कर सकता हूँ। तो जो भी आपको मेथड पसंद हो उन दोनों मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैं t रखता हूँ तो क्या आएगा बेटा, t की पावर 4 आएगा माइनस t की पावर 3 आएगा माइनस 3 t स्क्वायर आएगा माइनस t आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यस और नोट। अब देखो बेटा टी स्क्वायर और इसके अपन में फॉर्मूले डायरेक्टली अपन बना सकते हैं। देखो बेटा ये बन रहा है, तो बेटा देखो ये टी स्क्वायर प्लस 1 टी बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो बेटा इसको +2 -2 कर देता हूँ, तो देखो होल स्क्वायर बन गया। इसको मैं कुछ नया मानता हूँ, जो भी मानना t + 1/2 आ गया, तो ये दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस, तो एक प्लस होगी एक माइनस, तो अपन क्या ले लेंगे टी की बेटा कितनी वैल्यू आएगी 2, दोनों में से अपन इसको निकाल लेंगे तो 2 रियल वैल्यू आएगी। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, सिंपल सी बात है 2। हमें वैल्यू थोड़ी पूछी, हमें तो ये पूछा है कि कितने एक्स कट करने का मतलब होता है कि उसके सॉल्यूशन कितने, वो कितनी बार 0 बनेगा इक्वल टू 0। तो बस हमें ये बताना है उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, हमें ये नहीं बताना उनकी वैल्यू क्या बेटा, वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने। क्लियर। अगेन बेटा सवाल सिंपल, कितना सवाल सिंपल दिया है। इफ ए लाइन L1 इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन L2 एंड L3। अब बेटा L3 में देखो बेटा अल्फा बीटा डाल दिया, तो आपको इन शॉर्ट बात करूँ तो बेटा अल्फा बीटा निकालना है। बेटा देखो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। ये L1 दे रखा है, और ये सॉरी ये L2 बोल दिया मैंने, ये लाइन L2 दे रखी है और ये L3 दे दिया। बेटा ये दो लाइन है, इनका कोई एंगुलर बाइसेक्टर है जो कि आपकी कौन सी है, L1 लाइन जा रही है, ये L1 जा रही है। तो बेटा आपको L3 चाहिए। अब बेटा L3 में दो नोन है, क्या अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 17 इक्वल टू 0, दो नोन है। तो अपने को दो कंडीशन चाहिए जो इस लाइन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो बेटा देखो पहली कंडीशन तो क्या आ जाएगी, इन दोनों लाइन को सोल्व कर दूं कि बेटा देखो ये लाइन और ये लाइन तो दोनों प्रॉपर्ली गिवन है, इनको तो मैं आराम से सोल्व कर सकता हूं। जब मैंने इन दोनों को सोल्व किया तो बेटा देखो मेरे पास में ये पॉइंट आएगा, क्या कोई भी ये पॉइंट P आएगा। जैसे मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, पॉइंट P क्या आता है बेटा, इसको 2x से मल्टीप्लाई किया, इधर देखो 3y - 2x इक्वल टू 3, और बेटा ये लाइन क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x - 2y इक्वल टू -2। तो बेटा दोनों को ऐड किया तो देखो ये तो कट गया, ये कितना आ गया बेटा y और ये 1। तो बेटा y इक्वल टू क्या आ गया रे 1 आ गया, y इक्वल टू 1 किसी में रखो तो x इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये पॉइंट आ गया बेटा 0,1 आ गया, 0,1 आ गया। बेटा 0,1 इसमें रखूंगा, बेटा ये 0 हो गया, y 1 हो गया। बेटा बीटा की वैल्यू तो डायरेक्टली आपके पास में आ गई, कितनी आई बेटा -17 आ गई, क्या सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको एक वैल्यू और चाहिए, एक कंडीशन और चाहिए। तो बेटा एक कंडीशन देखने के लिए सबसे सिंपल तरीका अपन यूज करते हैं कि इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूं, कहीं भी मैंने एक पॉइंट मान लिया, जैसे मैंने x = 2 माना, 3 माना, कुछ भी माना है, इस पे एक पॉइंट मान लिया, तो मेरे पास में कोई पॉइंट आएगा। बेटा उस पॉइंट का मैं यदि इस लाइन के अंदर इमेज लूंगा h, k, तो क्या वो इसी लाइन के ऊपर होगा क्या। तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है बेटा मैंने इस पर कोई पॉइंट माना है q, इसके अंदर आप जैसे आप q x = 1 ले सकते हो, तो y इक्वल टू बेटा कितना आएगा 2 आएगा, so 1,2 आ गया। बेटा 1,2 का यदि आप इस लाइन के अंदर इमेज निकालोगे तो h और k आएगा, वो h और k किसके ऊपर होगा बेटा, इस लाइन के ऊपर होगा। तो इसको सेटिस्फाइड करा देंगे, इसमें रखेंगे तो अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा अल्फा। अल्फा के आगे तो बेटा जो पूछा वो लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू अपन डायरेक्टली इसमें रख देंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या बेटा, ये जो अपन एंगल बाइसेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्टली अपने पास में ये करवाया भी जाता है, तो इसका अपन इसमें इमेज निकालेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा बेटा। ये देखो बेटा -17 आ गया, कंसिडर कोई पॉइंट, इसने -1 को मैं 0 क्यों कंसिडर किया, हम कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा क्यू पॉइंट आ गया, ये पॉइंट लाइन के ऊपर होगा, तो लाइन के ऊपर होगा तो अल्फा की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू अपन आराम से निकाल देंगे। हाँ जी बेटा जी। अब आते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी का सवाल। बेटा प्रोबेबिलिटी का एक ही सवाल आया जो कि सवाल देखा जाए तो काफ़ी इजी है, यदि बस आपने इसको ढंग से पढ़ा और अच्छे से समझाओ। कई बच्चों ने को समझने में प्रॉब्लम है कि सर बोलना क्या जा रहा है कि एन की वैल्यू क्या है, कितने टाइम्स इसको यूज करना है, कितने टाइम्स यूज नहीं करना। देखो बेटा इसको अपन काम करते हैं, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फॉर ए बाइस्ड कॉइन इज 1/4। बेटा देखो हेड की सिंपल सी बात है, हेड की कितनी है 1/4, तो टेल की कितनी होगी 3/4। पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए कि हेड की यदि 1/4 है तो टेल की कितनी होगी 3/4 होगी। इट इज टॉस्ड रिपीटली अंटिल ए हेड, मतलब ये जब तक की जाती है जब तक
हेड ना आए। लेट एन बी द नंबर ऑफ टॉस, मतलब हम इसमें ये बोला कि एन टाइम्स हमने टॉस की, एन टाइम टॉस की, तो हमारे पास देन इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब डी लेस देन 0 इज पी बाई क्यू। प्रोबेबिलिटी अगले ने बोल दी पी बाई क्यू आ रही है, जो एन की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, डी लेस देन 0 बोल दिया, मतलब 25 एन स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 इंटू 1 लेस देन 0। तो बेटा एन स्क्वायर लेस देन 64 इंटू 4 अपॉन 25 ये होगा। तो बेटा अभी देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, अपन पहले ये चेक करते हैं। तो बेटा देखो एन स्क्वायर लेस देन 64 मतलब 6 16 25 अपॉन 25, अपन बात करें तो बेटा ये वैल्यू लगभग होती है अराउंड 10। तो बेटा एन स्क्वायर लेस देन 10 पॉइंट समथिंग जो भी है, तो बेटा एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू उससे छोटी मतलब इंटीजर होगी, 1 2 3 हो सकती है। मतलब हमें पहले एक बार करेंगे तो क्या आएगा, 2 बार करेंगे तो क्या आएगा, 3 बार करेंगे तो क्या आएगा। तो बेटा अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की। बेटा सपोज करो एन को हमने सिर्फ एक ही बार टॉस करनी पड़ी, कंडीशन क्या है कि हमारे पास में हेड, जब तक हम टॉस करेंगे जब तक हेड आए, अगले ने बोल दिया हमें एक ही बार टॉस करनी पड़ी, तो मतलब एक ही बार टॉस कब होगी, जब पहली ही बार में अपने पास में क्या आ जाए, हेड आ जाए। क्लियर। अब अगले ने बोल दिया बेटा कि 2 बार टॉस करनी है, मतलब 2 बार अपने को एन की वैल्यू 2 टाइम्स हम टॉस करनी है, मतलब 2 टाइम्स करनी है, मतलब पहली बार अपने पास में क्या आया था, टेल आया था, टेल आया था मतलब 3/4 आया था, तो हमें दूसरी बार करने की जरूरत पड़ेगी, बट अपन इसको क्यों करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। अब एन इक्वल टू 3 क्या बोल रहा है कि बेटा पहले 2 टाइम्स है ना आपके पास में क्या आ गया, टेल आ गया, तो टेल आने की दोनों प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 और फिर क्या है आपके पास में 1/4 है। तो बेटा इसको आराम से सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व किया तो बेटा एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है, इसको सोल्व करने से आराम से सॉल्यूशन करने से अपने पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो बेटा इसको जब सोल्व किया तो आंसर आया 30/7, पूछा क्या आंसर क्यू माइनस पी कितना हो जाएगा 27। आई होप इट इज क्लियर आराम इजीली। हाँ बेटा देखो ये भी सिंपल फंडा है, इसमें देखो सब कुछ दे रखा है। बेटा देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, इफ सी इज ए वेक्टर सच दैट, अब कंडीशंस बहुत सारी दे रखी है, उन कंडीशन का यूज क्या करना है। ए डॉट सी ये दे रखा है, बी डॉट ए क्रॉस बी सी ये दे रखा है, बी डॉट सी बी माइनस रूट 3 बी दे रखा है, तो देन ए क्रॉस सी बोल रखा है, ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल रखा है, इसका मैं स्क्वायर निकालना क्या आएगा। देखो बेटा अपन चेक करते हैं, बेटा ए डॉट बी करते हैं, तो बेटा ए डॉट बी क्या आता है ध्यान से देखना, ए डॉट बी किया मैंने 1 2 और -3, बेटा ये तो 0 आ गया, ये तो अपना फायदा हो गया, मतलब ये तो क्या आ गया बेटा यहाँ से 0 आ गया, तो अपन गिवन कंडीशन यूज कर लेते हैं, गिवन कंडीशन पे आते हैं। देखो बेटा तो बेटा देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ए डॉट बी 0 आ गया, अपना फायदा हो गया। अब बेटा बी क्रॉस ए क्रॉस सी यहाँ से क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बी क्रॉस अपन सी करेंगे इस कंडीशन यूज करके तो -3 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो जब हम -3 के इक्वल आ गया तो अपन इसको यूज कर लेंगे, तो हमने मान लिया इनके बीच में कोई ना कोई एंगल क्या है बेटा थीटा है, तो थीटा है तो बेटा अपन क्या बोल देंगे मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए क्रॉस सी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 रूट सी। यस और नो कि ए का मैग्नीट्यूड देखो बेटा क्या आ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बेटा देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस √14 आ रहा है। तो बेटा देखो अपन इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्लियर। तो ये और अब एक कंडीशन और गिवन है बेटा, देखो इधर इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आएगा मॉड ऑफ बी डॉट है ए क्रॉस सी इंटू कोस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, ये क्लियर आएगा। तो इन दोनों को अपन सोल्व करके अपन साइन थीटा की वैल्यू अपने पास में ये आ जाएगी, और अपने को निकालना क्या बी क्रॉस ए, तो बेटा इसके वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे, ये यहाँ पे बेटा हाँ ये सही है, ये क्लियर। बी को अपन रिप्लेस कर सकते हैं इधर से यहाँ से, तो बेटा √3 के फॉर्मेट में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 3 का √3 बन जाएगा। हमें निकालना क्या इसका स्क्वायर निकालना है, तो 95 इंटू 3 अपना बन जाएगा, जो कि कितना होता है 285 होता है, क्योंकि ए क्रॉस डी का हमें पूछा क्या है स्क्वायर पूछा है, ये ए क्रॉस सी अपना यहाँ से आया, अपने को उसका स्क्वायर पूछा है। कोई डाउट हो तो बेटा बोल देना, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आराम से देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स का सिंपल सा तो बेटा इसमें क्या है, कोई सेट है जिसमें z बिलोंग्स टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्सेप्ट आयोटा टू आयोटा नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। और ये की कंडीशन दे रखी है z² प्लस 8 आयोटा z माइनस 15 अपॉन z² माइनस 3 आयोटा z माइनस 2 बिलोंग्स टू r दे रखी है, मतलब रियल नंबर होना चाहिए, ये हमें अगले ने बोला है। तो इफ अल्फा माइनस 13i, मतलब ये कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया बेटा, अल्फा माइनस 13 अपॉन 11 आयोटा बिलोंग्स टू एस, मतलब इस सेट से बिलोंग कर रहा है,
और ए क्या नहीं हो सकता बेटा, ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, देन बेटा इसकी वैल्यू बतानी कि अल्फा कितना किसके इक्वल होता है। बेटा अपने एक बार नीचे वाला चेक करते हैं, इसका डी चेक करो, जेड स्क्वायर माइनस 3 आटा जेड माइनस 2, इसके फिर डी चेक कर दो, देखो क्या आता है, बी स्क्वायर मतलब 9, तो माइनस 9 आ गया, माइनस 4 इंटू माइनस 2 मतलब 2 और 1, तो बेटा ये तो लेस देन जीरो आ गया, मतलब ये क्या बन गया रे बेटा रे, ये तो इमेजनरी बन गया, इमेजनरी बना कि नहीं बना, ये तो इमेजनरी बन गया। तो बेटा इमेजनरी बन गया तो हमने इमेजनरी देखना पड़ेगा, इमेजनरी बन गया मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा बेटा, जीरो, तो बेटा क्योंकि ये इमेजनरी बन गया तो जेड स्क्वायर माइनस 36 सॉरी 3 आयोटा जेड माइनस 2, अभी इमेजनरी बन गया तो हमें इसका देखो रियल पार्ट चेक करना पड़ेगा। देखो हमने निकाला कि यहाँ पे देखो बेटा ये जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2 इमेजनरी बन गया, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा रखा और इसको हमने सिंप्लीफाइड किया, तो बेटा देखो ये इक्वेशन बनेगी, तो बेटा इक्वेशन बनेगी तो बेटा इसमें इमेजनरी पार्ट क्या क्या आएगा, ये दोनों चीजें आएगी और ये दोनों चीजें आएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y माइनस 2 दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, कि बेटा वो इमेजनरी बन गया तो इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, तो मैंने इसको इक्वल टू जीरो के इक्वल रख दिया। तो बेटा देखो इस फॉर्मेट को उठा के मैं उधर ले गया तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 हो गया, और अपने को एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, देखो याद करो अल्फा माइनस 13/11 आयोटा जो कि एस से बिलोंग करता है, अगले ने बोला है तो मतलब वो कोई इसका पार्ट होगा, तो देखो इसको हमने इसमें क्या कर लिया, जेड में यूज कर लिया, तो एक्स इक्वल टू अल्फा आ गया, वाई इक्वल टू ये यूज कर सकते हैं, यस और नॉट, तो अल्फा स्क्वायर और ये आ गया बेटा माइनस 13, ये 1 आएगा तो माइनस 13/11 माइनस 2, तो बेटा देखो अल्फा स्क्वायर देखो माइनस 11 माइनस 13 24 माइनस 22 माइनस 13 ये क्या माइनस 20 तो माइनस का 35 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 11 इंटू 11 121, ये अल्फा स्क्वायर आ गया। तो बेटा देखो यहाँ से अपने को अल्फा स्क्वायर वैल्यू किसकी निकालनी थी, 242 अल्फा स्क्वायर, तो 242 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू अपने पास में आराम से आ जाएगी। क्लियर, तो बेटा सबको ये समझ में आएगा। बेटा पेपर का सॉल्यूशन आप सब लोगों ने देखा कि पेपर बेटा देखो एक्चुअली बात ये है कि पेपर की इस पेपर की अपन बात करें तो बेटा नॉट इजी नॉट टफ, हाँ जिसने रेगुलर ईमानदारी से मेहनत की है जिस बच्चे ने, उस बच्चे के लिए पेपर बहुत ही अच्छा था, वो बच्चा इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। देखो सिंपल सी शॉर्ट बात इसमें ये है कि यदि किसी बच्चे ने भी इसमें अपनी ईमानदारी दिखाई है, मैथ्स के प्रति ईमानदारी रखी है, 2 साल उसने रेगुलर मेहनत किया है, उस बच्चे ने इसमें अच्छा स्कोर किया है और अच्छा स्कोर करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसी कोई सिंगल चीज़ नहीं थी जो लगे अरे नहीं सर ये तो नोट्स से बाहर है। इवन तो जिसने प्रॉपरली नोट्स की भी तैयारी की है ना बेटा, तो उसको नोट्स से ही ये पेपर में बात करूँ मोर देन 50-60% उसने आराम से इसको सोल्व कर लिया होगा। तो बेटा पेपर का पैटर्न भी अच्छा था, पेपर मेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा पेपर था और आई होप सबको समझ में ना, फिर भी यदि बेटा समझ में नहीं आता तो ये भी आपको ये यूट्यूब पे वीडियो मिले तो इसको आराम से देख के उसमें नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो कि कोई प्रॉब्लम सर कि इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है, ये हमें समझ में नहीं आया, तो उसके लिए अपन बात कर लेंगे बेटा। यदि आपको कोई डाउट होगा तो उसमें उसको सोल्व करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। मेरा नाम है इंद्रजीत चौधरी, इसको मुझे IJC सर से बोलते हैं, मोशन कोटा। थैंक यू बेटा। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।